कहानी की शुरुआत में मिस लू को देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर रही है। बार बार उनके फादर उन्हें कॉल कर रहे होते हैं। वो फ़ोन नहीं उठाती है और कहती है कि किसने कहा था आपको आज के दिन अपनी वेडिंग रखने के लिए। आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। पीछे से एक कार तभी उनकी कार से टकरा जाती है तो वो पर्सन उनके पास आता है जिसका नाम मान है। वो कहता है सॉरी ये सब कुछ हो गया, अगर आप चाहे तो मैं अभी इंश्योरेंस क्लेम करवा सकता हूँ, क्या आपके पास कुछ समय है अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए। मिस लू जल्दबाजी में रहती हैं तो वो मना कर देती है, इसीलिए मान उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेता है। उसके बाद मैडम यांग की वेडिंग देखते हैं। वो अच्छे से तैयार होकर बैठी रहती है, तभी वहाँ पर मान आता है तो वो उसे प्यार से बेटा कहकर बुलाती है। मान उनका बेटा है लेकिन कई साल पहले उनके फादर से वो अलग हो चुकी हैं, इसीलिए आज वो फिर से मैरिज कर रही है। मान को वो कहती है कि क्या अभी भी तुम्हारे फादर का डेबिट तुम्हारे ऊपर बोझ बना हुआ है। मुझे लगता है सच में उन्होंने वो धोखाधड़ी की थी लोगों के साथ, इसलिए तो उन्होंने खुद की जान ले ली। लेकिन मान इस बात को नहीं मानता है और वो अपने डैड की मौत की सच्चाई को पता करना चाहता है। वो अपनी मॉम के लिए गिफ्ट भी लेकर आया है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाती, लेकिन फ़िलहाल वो गेस्ट के साथ बिजी है, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड से तुम्हें अच्छे से बाद में मिलवाऊंगी। मान कहता है कोई जल्दबाजी नहीं है मॉम, आप अपनी वेडिंग अच्छे से ख़त्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पर वेडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वेलकम स्पीच देने के लिए वहाँ पर मिस्टर लू की डॉटर को बुलाया जाता है। वहाँ पर मिस लू आती है, वो भी ब्लैक ड्रेस में, क्योंकि वो अपनी मॉम की ग्रेवसर होकर आ रही है। मान भी उसे गौर से देखने लगता है कि ओह तो ये है मिस लू। यहाँ पर स्टेज पर आने के बाद मिस लू कहती है कि मेरे मॉम मर चुकी है और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और आज के दिन ही मेरे फादर दूसरी मैरिज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मैं इन्हें ब्लेसिंग्स दूँ। मैं इनकी मैरिज तो अटेंड कर सकती हूँ लेकिन इन्हें ब्लेसिंग्स नहीं दे सकती हूँ। ये सुन मैडम यंग को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं देती है। मैडम यंग जब चेंजिंग रूम में रहती है तो वहाँ पर मिस लू आ जाती है और उसे कहती है क्या सोचकर तुमने आज के दिन को अपनी वेडिंग के लिए चूज़ किया था। तुम इन चीज़ों में शायद कुछ ज़्यादा ही माहिर हो। तुम ये जताना चाहती हो कि मेरे फादर मेरी मॉम को भुला चुके हैं और वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। मैडम यंग कहती है ऐसा नहीं है, आज की डेट को फॉर्चून टेलर्स ने काफ़ी बेस्ट बताया था, इसलिए हमने आज का दिन चूज़ किया, लेकिन हम ये भूल गए कि आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी। मिस लू कहती है ओ तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेथ एनिवर्सरी भूल गई, क्या बात है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ ये जो खूबसूरती है ना ये समय के साथ ढल जाती है। ऐसा ताना मारकर वो वहाँ से चली जाती है और अकेले बैठकर एक फ़ोटो को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। आज वो अकेली है, उसके पास कोई नहीं है, इसलिए वो काफ़ी दुखी रहती है। तभी वहाँ पर मिस्टर मान आ जाते हैं। वो उसे रोता हुआ देखते हैं और उनका ध्यान जाता है कि उसके कान का एक इयररिंग गिर गया है। वो उसे उठाकर पहना देते हैं और कहते हैं जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए हमारी लाइफ से चले गए हैं। अगर वो हमारी यादों में रहेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि तुम इतनी गहरी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम कभी किसी की ग्रेव पर गए हो। तो मिस्टर मान कहते हैं हाँ, मैं हमेशा अपने फादर से वहाँ मिलने जाया करता हूँ। ये सुन उन्हें थैंक्स कहती है मैडम लू और वहाँ से चली जाती है। कार में देखते हैं मैडम यांग को, जो कहती है कि आज मेरा बेटा वापस आ गया है और वो डिनर के टाइम पे हमें ज्वाइन करेगा। मिस लू भी उनके साथ होती है। जब वहाँ पर उनका बेटा आता है तो सबसे ज़्यादा मिस लू हैरान होती है, क्योंकि वो मान था जो थोड़ी देर पहले एक स्ट्रेंजर बन के उससे मिला था। उसके फादर मान से अच्छे से मिलते हैं। मान की मॉम कहती है आज से ये तुम्हारी सिस्टर होगी, इससे मिलो, ये है लू। लेकिन लू तो उन्हें देख काफ़ी शौक में थी। जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो मान की मॉम उसे कहती है कि तुम लू को घर ड्रॉप कर देना, अभी हम लोग अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद मिस लू उसे कहती है कि तुम्हें पहले से मेरे बारे में पता था और तुम जानबूझ के मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे। मान कहता है मैंने सुना था कि आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और इनोसेंट है, लेकिन आप तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, आपका बिहेव काफ़ी रूड है। आपके क्या सीक्रेट्स है जो आप सबसे छुपा रही हैं। मिस लू कहते हैं कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मुझे ड्रॉप करने की कोशिश मत करो क्योंकि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
घर आने पे वो उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी और उसके बाद खुद की जान ले ली। मिस लू समझ जाती है कि वो हमारी फैमिली में क्यों आना चाह रहा है। अगले दिन मॉर्निंग में वो देखती है कि उसके फादर मान को घर ले आए हैं। ये देख वो कहते हैं कि आप इसे उठाकर घर क्यों ले आए हैं, ये घर है ना कि कोई धर्मशाला। फादर उसे कहते हैं ये तुम कैसे बात कर रही हो, ये तुम्हारा ब्रदर है और आज से यहीं रहेगा। वो उसे कहते हैं कि इसे अच्छे से सारा घर दिखा देना, लेकिन मिस लू मान को कहती है तुमने ऐसी कौन सी ट्रिक यूज़ की है जिससे मेरे फादर तुम्हें घर उठा के ले आए हैं। मान कहता है छोटी सिस्टर तुम ऐसे क्यों कह रही हो, क्या तुम मेरे यहाँ आने से अपसेट हुई हो। लू उसे गुस्से में देखती है और कहती है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मान उसे कहता है ठीक है तो मुझे घर का टूर तो करा दो, तुम्हारे डैड ने ये करने के लिए तुम्हें कहा है। लेकिन लू कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्विमिंग के लिए जाना है। वो जाकर अपनी स्विमिंग करने लगती है, लेकिन मान वहाँ आ जाता है और उसे देखने लगता है। तो मिस लू उसके पास बैठकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है पूल में, लेकिन मान साइड हो जाता है और वही पूल में गिर जाती है। ये देखकर वो फिर पूल में आता है और कहता है तुमने अच्छी ट्रिक आजमाई थी, लेकिन अभी तुम इन चीज़ों में अनाड़ी हो और तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकती हो। उसे वो फिर उठाकर पूल में वापस डाल देता है, जिससे कि मिस लू को थोड़ा गुस्सा आता है। रात के समय में मान की मॉम उससे मिलने रूम में आती है। मान उन्हें कहता है कि मैं अपने स्टार्टअप को शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या मिस्टर लू इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं। उसकी मॉम कहती है अच्छा मौका मिलते ही मैं इस बारे में उनसे बात करूँगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है मिस लू, तो वहाँ पे मान आ जाता है और उसकी कॉफ़ी उठा के पीने लगता है। ये देख उसे गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की चीज़ें ऐसे नहीं लेनी चाहिए। तो मान कहता है मुझे तो हमेशा से दूसरों की चीज़ें ही पसंद आती है। गुस्से में मिस लू वहाँ से जाने लगती है, तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि अपने ब्रदर के साथ तुम ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहोगे। तभी वहाँ पूरी फैमिली आ जाती है और सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। मान से मिस लू के डैड पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो बताता है वो फाइनेंस की बुक्स ज़्यादा कर रीड करता है। तभी मैडम यांग कहती है कि आज मैं अपने बेटे को ये शहर दिखाने के लिए ले जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ऑफिस नहीं जा पाऊँगी। तो वो उससे कहते हैं इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी लू इसे आज पूरा शहर दिखा देगी, तुम ऐसा कर दोगी ना बेटा। मिस लू कहती है ठीक है, फ़िलहाल मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है इसलिए मैं जा रही हूँ। वो मान को कहती है अच्छे से तैयार होना शहर देखने के लिए। उसके बाद बाहर आकर वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है आज रात की तैयारियाँ अच्छे से करना, क्योंकि एक नए बकरे को ला रही हूँ आज मैं और उसे अच्छे से हलाल करना है। मिस लू रात के समय में मान को लेकर पहुँचती है रेसिंग प्लेस पर और वहाँ अपनी फ्रेंड को कहती है आज किसकी रेस है जो तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया है। तभी एक पर्सन वहाँ आकर कहता है ओ तो मुझे आपके साथ मैडम आज रेस लगानी है, क्या आप अच्छे से रेस कर पाएंगी। तभी मिस लू कहती है आपको मुझसे नहीं बल्कि इस मान से रेस लगानी है। मान शौक होते हुए कहता है ये तुम क्या कह रही हो, रेस और वो भी मैं कभी भी रेस नहीं करता हूँ और मुझे तो अच्छे से कार चलाना भी नहीं आता है। लू कहती है अगर तुम पीछे हटोगे तो तुम्हें फ़ाइन के तौर पे 2 मिलियन इन्हें देने होंगे। फ़ाइन देने को तैयार हो जाता है मान, तो मिस लू फ़ाइन के प्राइस को बढ़ा देती है और उसे 5 मिलियन कर देती है। सामने वाला पर्सन कहता है बताओ बच्चे क्या करने वाले हो तुम। तो यहाँ पे मान रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। मिस लू उनके साथ कार में बैठती है तो वो उसे कहता है तुम यहाँ पर मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए लाए हो ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शो कैसे करते हैं। जब यहाँ पे कार रेस स्टार्ट होती है तो मिस लू समझती है कि वो हार जाएगा और उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन मान इतने अच्छे से ड्राइव करता है कि वो अपने दूसरे पार्टनर को हरा देता है इस रेस में और ख़ुद विनर बन जाता है, जिससे कि वो भी शॉक में रहती है। लेकिन वो पर्सन आकर यहाँ पे क्लेम करता है कि तुमने चीटिंग की है, तुम्हें फ़ाइन देना होगा और हाथापाई पे उतर आता है। तो मिस्टर मान मिस लू को प्रोटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम कोई फ़ाइन नहीं देने वाले हैं। इस फाइट में मिस्टर मान को भी चोट लगती है, इसीलिए मिस लू उन्हें फर्स्ट एड दे रही होती है। तो मान कहता है थोड़ा जेंटली करो ना। मिस लू कहती है थोड़ी देर पहले तो बहुत गर्मी चढ़ रही थी तुम्हें। यहाँ पर उसे फर्स्ट एड देने के बाद वो एक बैंडेज लगा देती है, वो भी चाइल्डिश वाला, जिसके लिए मान मना करता है। मिस लू कहती है मुझे ये पसंद है इसलिए तुम्हें यही लगाना होगा। उसके बाद मान उसे गौर से देखने लगता है। मिस लू कहती है मुझे ऐसे मत देखो। मान कहता है वैसे तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत भी नहीं करती हो। लू कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मान उसे कहता है चलो फिर घर चलते हैं। अगले दिन
मैडम यांग देखती है कि उनकी बेटी को चोट लगी है तो वो पूछती है ये कैसे हुआ। मान कहता है कुछ नहीं, बस बाथरूम में स्लिप होकर गिर गया था। ऊपर से मिस लू भी उन लोगों की बातें सुन लेती है। मान को उसकी मॉम कहती है कि कंपनी में तुम्हें एंट्री कराने का मुझे एक अच्छा तरीका मिल गया है। मिस्टर लू की कंपनी ना एक नए प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी समय से सू फैमिली से कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। अगर तुम उनकी डॉटर के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ तो शायद हमारा काम आसानी से हो जाए। मान कहता है क्या आप मुझे उन्हें गिफ्ट कर रही है इस काम के लिए। उसकी मम कहती नहीं बेटा, बस मैं मिस सू के साथ तुम्हारी दोस्ती करवाना चाहते हूँ। आज वो तुम्हें मिलेंगी और हाँ, आज बास्केटबॉल खेलते समय उसे अच्छे से इम्प्रेस कर देना। मिस लू ने भी सब कुछ सुन लिया होता है। उसके बाद जब बास्केटबॉल का मैच शुरू होता है तो वहाँ पर मान को खेलते हुए देखकर सू फैमिली की डॉटर लू को कहती है कि ये तुम्हारा स्टेप ब्रदर है ना, ये तो सच में काफ़ी कूल है, काश मेरे पास भी एक होता। तो मिस लू उसे कहती है तुम इसे रख सकती हो अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो। लेकिन सू फैमिली की डॉटर कहती है मैं इसे भाई के रूप में नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड के रूप में पसंद करूँगी। ये सुन मिस लू को थोड़ा बुरा लगता है। जब मैच ओवर हो जाता है तो मिस लू उनके लिए पानी की बोतल ले जाने लगती है, लेकिन सू फैमिली की डॉटर उससे पहले ही बोतल छीन लेती है और जाकर मान को दे देती है और उसके गेम की तारीफ़ें करने लगती है। मिस लू को बुरा लगता है, इसीलिए वो उनके बीच से निकलते हुए वहाँ से चली जाती है। मान उसे जाते हुए देखता है तो सू फैमिली की डॉटर को इग्नोर करते हुए उसके पीछे जाता है और कहता है तुम ऐसे कहाँ जा रही हो, अभी तो मैच ख़त्म भी नहीं हुआ है और कोई गया भी नहीं है। यहाँ पे मिस लू कहती है तुम्हें शायद सू फैमिली की डॉटर पे फोकस करना चाहिए ना कि मुझ पे, मुझे जाने दो, तुम तो आज उसे इम्प्रेस करने आए हो ना। यहाँ पर उसकी बातें सुनकर मान उसे कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस फील कर रही हो। वो उसे कहता है कि कल तुमने चुपके मेरी और मेरी मॉम की बातें सुनी। मिस लू कहती है वो मेरा घर था, मैंने किसी की चुपके बातें नहीं सुनी हैं। कल मुझे लगा था कि तुम अलग टाइप के पर्सन हो, लेकिन मैंने जल्दी तुम्हारे बारे में एक अच्छी राय शायद बना ली थी, क्योंकि तुम तो हर किसी के क्लोज और हर किसी की अटेंशन इसलिए पाते हो क्योंकि तुम्हारा उसके पीछे एक सीक्रेट एजेंडा होता है। तुम्हें पता भी है कि सिंसियरिटी क्या होती है, शायद तुम इस शब्द का मतलब भी नहीं जानते हो। मान उसे कहता है ओह तो तुम्हें मेरी सिंसियरिटी चाहिए। वो उसे रोक लेता है। दोनों यहाँ पे जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर मान कहते हैं मैं तुम्हें अपनी सिंसियरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वहाँ सू फैमिली की डॉटर आ जाती है और कहती है मान गेम शुरू होने वाला है तो तुम्हें जाना चाहिए। वो वहाँ चला जाता है तो वो मिस लू से कहती है मुझे तुम्हारा ब्रदर पसंद आया है, मैं इसे डेट करना चाहती हूँ। मिस लू कहती है कल तक तो तुम किसी और को लाइक करती थी, आज तुम्हें ये पसंद आ गया, तुम नहीं समझोगी। ये कहकर वो उसे कहती है अरे इसकी तो सेंट ही अलग है, इसमें एक जादू है, तुम्हें ये जब समझ में आएगा अगर तुम्हें कभी किसी को प्यार करने का मौका मिलेगा तो। रात के समय में मान देखता है कि किचन में बैठ के ड्रिंक कर रही है मिस लू। तो वो उससे कहता है कि तुमने अच्छे से डिनर भी नहीं किया था और पीना स्टार्ट कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरी परवाह करना छोड़ो, तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। अगर मिस लू को इम्प्रेस करके तुम हमारे ग्रुप में एंट्री नहीं ले पाए तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर मान उसे कहता है कि तुम्हें इतने रफ तरीके से मुझसे बात करना ज़रूरी है क्या। मिस लू कहती है ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम हमारी फैमिली के ग्रुप को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मान कहता है अगर मैं कहूँ कि मुझे वहाँ पर प्रैक्टिस करके कुछ सीखना है तो क्या तुम यकीन करोगी। हंसने लगती है मिस लू और कहती है अच्छा झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में मैं हर चीज़ जानती हूँ। तुम्हारी मॉम ने मेरे फादर तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय किया है। मेरी मॉम की बीमारी का फ़ायदा उठाया था उन्होंने, और तुम अब यहाँ आए हो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, और तुम्हारे फादर की डेथ, ये सब कुछ मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद मान उसे कहता है मुझे लगा था कि तुम पागल हो, लेकिन आज यकीन भी हो गया। ये कहकर वो चला जाता है। अगली सुबह मैडम यांग लू को रोकती है और कहती है कि तुम्हें इतनी बुरी बातें मेरे बेटे को कहने की क्या पड़ी थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट करती हो, मैरिज में आके भी तमाशा करती हो। मैंने कुछ नहीं कहा तो क्या मैं अभी चुप रहूँगी। मिस लू कहती है मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ, अपना ये रूप मेरे फादर के सामने दिखाइए तो सही एक बार, वो फिर तुम्हें बताएंगे।
मैडम यांग कहती है मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे फादर से, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे बेटे को तुम हर्ट करने की कोशिश मत करो। मिस लू उसे कहती है क्यों, अब तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुमने मेरी मॉम के साथ जो किया क्या वो सही था? उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाया। जब वो प्रेग्नेंट थी तो मेरे फादर के साथ तुमने रिश्ते बनाए और तुम तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी ना। कैसी फ्रेंड थी तुम? और अब तुम यहाँ आई हो मुझे रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि तुम उसकी जगह अपने बेटे को देना चाहती हो। तुम्हें मैं बता दूं कि मेरे फादर ने सिर्फ हमेशा मेरी मॉम से प्यार किया था। तुमने तो मौका पाकर उन्हें छीना है और वो कभी तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। तुम कभी भी मेरी मॉम को रिप्लेस नहीं कर पाओगी। मैडम यांग को ये सुन काफ़ी गुस्सा आता है तो वो उसे धक्का दे देती है, जिससे कि उसके हाथों में कांच लग जाता है। तभी वहाँ पे मान आ जाता है और कहता है मॉम ये आप क्या कर रही हैं? उसकी मॉम कहती है मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया। मान अपनी मॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है और मिस लू को संभालने लगता है। वो उसे जब फर्स्ट एड देता है तो मिस लू कहती है तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना, दिखावा क्यों कर रहे हो ये सब कुछ करने का? मान कहता है दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बस चोट पर दवाई लगा रहा हूँ। मिस लू उसे कहती है अगर तुम्हारी मॉम ने ये देखा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस लू रात के समय में अपने हाथ को देखते हुए कहती है कि दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त होता है ना। उसके बाद वो डायरी से एक फ़ोटो निकालती है और कहती है सिस्टर क्या मैं सही कर रही हूँ? कुछ टाइम बाद वो मान के रूम में जाती है। वो बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है कि कुछ समय पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ। मान ये सुन के कहता है तुम्हें सॉरी कहना आता है? ये मैंने सोचा नहीं था। मिस लू कहती है क्यों, ये बात तुम्हारे दिल को छू गई? मान कहता है नहीं ऐसा तो कुछ खास नहीं। वो उससे फिर पूछती है कि तुम मेरे डैड की कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो मान कहता है क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपने फादर के डेबिट को चुका सकूं। मिस लू कहती है तो ठीक है, लू फैमिली के आधे पैसे मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन फैमिली का इनहेरिटेंस मेरे नाम पर होना चाहिए। मान कहता है क्या तुम ऐसे ही हमेशा सबसे बातें करती हो? मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम पैसों के पीछे क्यों पड़ी हो, जबकि ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मिस लू कहती है क्योंकि तुम अब आ चुके हो तो ये सब कुछ मेरा कैसे हुआ? मान कहता है मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लूँगा, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मिस लू कहती है ठीक है तो मुझे प्रॉमिस करो। मान उसे प्रॉमिस कर देता है। लू वहाँ से उठ के जाने लगती है तो मान उसे रोकता है और कहता है क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी? तो वो उसे ज्वाइन कर लेती है। वो लोग रात भर ड्रिंक करते हैं और एक ही बेड पे सो जाते हैं। मॉर्निंग के टाइम में मान की मॉम उसे आवाज़ देते हुए उसके रूम की तरफ आने लगती है तो मान ही उठ के पहले बाहर आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि आज हमें अंकल सू से मिलना है, इसलिए अच्छे से रेडी हो जाना। उनके वहाँ से जाने के बाद मान फिर से रूम में जाता है तो देखता है कि मिस लू उठ गई है। वो उसे गौर से देखने लगता है और कहता है मेरी मॉम हमें साथ में ना देखे तो ही अच्छा होगा, इसलिए तुम रूम से चली जाओ। ये कहकर वो वॉशरूम में जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम भी रूम में आ जाती है कुछ सामान देने के लिए और वो वहाँ पर देख लेती है मिस लू को तो कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे के रूम में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इससे दूर रहने के लिए कहा था ना। मिस लू कहती है क्यों, आपको डर लग रहा है कि कहीं आपसे रिवेंज लेने के लिए मैं आपके बेटे का इस्तेमाल ना कर लूँ? मान की मॉम को ये सुन के गुस्सा आने लगता है और वो उसे ये सब करने से रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन मिस लू उन्हें मॉम मानने से इनकार कर देती है तो मान की मॉम उसे फिर से धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे मान भी आ जाता है और कहता है मॉम ये आप क्या कर रही है? वो मिस लू को उठाता है, लेकिन मिस लू को गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि आज तक मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया और आपने फिर से मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। वो उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन मान उसे पकड़ लेता है और मॉम को कहता है आप यहाँ से जाइए, मैं इसे हैंडल करता हूँ। वो उसे वॉशरूम में ले आता है और शांत कराने लगता है, ये कहकर कि गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कुछ सॉल्व नहीं होता है, तुम शांत हो जाओ। मिस लू कहती है तो फिर कैसे सब कुछ सॉल्व होगा, और वो उसे देखते हुए उसके नज़दीक आ जाती है, लेकिन मान उससे दूर हो जाता है। जब वो गार्डन में बैठी रहती है तो वहाँ पर मान आ जाता है और उसके कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने लगता है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है। मान कहता है कि तुम हमेशा गुस्से में रहती हो और ऐसे कुछ भी सॉल्व नहीं होता है, तुम्हारा ब्रदर होने के कारण मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेकिन वो कह देती है कि मुझे कोई ब्रदर नहीं चाहिए। मान पूछता है फिर तुम्हें क्या चाहिए बताओ। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और तुम मेरे वीडियोज़ बनाना बंद करो, फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद वो हॉर्स राइडिंग कर रही होती है, जहाँ पर सू फैमिली की डॉटर भी उसके साथ रहती है, जो उससे पूछने लगती है कि आज तुम्हारे ब्रदर नहीं आए हैं क्या, मुझे उनसे मिलना है, क्या तुम मुझे बताओगी कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं।
लू कहती है तुम उससे ये खुद पूछ लेना, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। सू फैमिली की डॉटर कहती है हाँ तुमने ठीक कहा, आज रात की पार्टी में मैं उसे प्रपोज ही कर दूंगी क्योंकि मुझे वो पसंद आ गया है। घर आने पे मिस लू अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आज रात की पार्टी कहाँ होने वाली है क्योंकि वो मुझे भी ज्वाइन करनी है। रात को पार्टी में देखते हैं मान देखता है कि मिस लू भी वहाँ आ गई है और उसे अच्छा नहीं लगता है उसे औरों के साथ देखकर, तो वो मैडम सू को छोड़ के जाने लगता है। वो उसे रोकती है और कहती है इतने प्रोटेक्टिव ब्रदर मत बनो, वो बस अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम अच्छे लगे हो, मैं लाइक करती हूँ तुम्हें। लेकिन मान उसे रिजेक्ट कर देता है और लू के पास पहुँच जाता है, उसे साइड ले जाकर कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक ब्रदर नहीं चाहिए, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लू उसे कहती है सभी लोग हमें देख रहे हैं, तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो। वो कहता है फ़र्क नहीं पड़ता है, बस तुम जवाब दो। वो जवाब नहीं देती है तो वो उसके कान में बाइट कर देता है और कहता है कि शायद तुम अच्छे से सुन नहीं पा रही हो। वो उसके साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है और सू फैमिली की डॉटर ये देख लेती है और वो कॉल करके मान की मॉम को सब कुछ बता देती है। मान बेहोश हो जाता है तो लू उसे घर लेकर आती है। वहाँ मान की मॉम ये सब कुछ देखती है तो लू को रोककर कहने लगती है कल के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, मैं तुम्हें अपनी बेटी के जैसे मानती हूँ, इसलिए तुम मुझे अपनी मॉम समझो। लेकिन लू उसे इग्नोर करके चली जाती है। अगले दिन लू हॉर्स राइडिंग कर रही होती है तो वहाँ भी मान पहुँच जाता है। वो उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें 12 साल से हॉर्स राइडिंग करना आता है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है, कहीं तुम मिस लू की जगह कोई और तो नहीं हो। लू उसे बकवास करने के लिए मना करती है और कहती है चुप हो जाओ। तो मान उसे कहता है कल के बिहेव के लिए मैं तुमसे सॉरी कहने आया हूँ, वैसे मैं ड्रंक होने के बाद वो सब कुछ नहीं करता हूँ, पर पता नहीं कल क्या हो गया था। लू उसे कहती है कि तुम्हें खुद नहीं पता रहता कि तुम स्ट्रेंजर के साथ क्या कर सकते हो, इसलिए मेरे सामने दिखावा मत करो, अब मुझसे ना दूर रहो। लेकिन मान उसे परेशान करने के लिए उसे फॉलो करने लगता है। तभी लू के पास उसकी फ्रेंड कॉल करती है और कहती है कि वो सिटी में वापस आ गया है। जिसके बाद मिस्टर चैन को देखते हैं जो कि एक पर्सन को डरा धमका रहे थे। तभी वहाँ मिस लू आ जाती है और कहती है ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो चैन। चैन कहता है इसने पहले मुझे हर्ट किया था, बस मैं तो इसे बता रहा था कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। वो पूछती है कि तुम कब तक इस सिटी में रहने वाले हो, और वैसे भी इस छोटी सी चोट से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चैन कहता है जब तक तुम मुझे देखकर बोर ना हो जाओ। तो लू उसे कहती है फिर तुम अभी वापस चले जाओ, लेकिन चैन जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही वापस आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने डैड के कहने पे वापस आया हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे डैड ने फिर से मैरिज कर ली है और तुम्हारा एक स्टेप ब्रदर भी आ गया है। कौन है वो, कैसा है, मुझे ज़रा बताओ तो सही। तभी वहाँ पे मान भी आ जाता है। मिस लू कहती है तुम खुद देख लो, देखो वो आ गया है। मान वहाँ पर आकर लू से कहता है तुम बिना बताए यहाँ क्यों चली आई। चैन उसे रोकने लगता है कि इससे ऐसे बात मत करो। मान चैन को दूर करने लगता है और लू से कहता है क्या तुम्हारे सारे फ्रेंड ऐसे लुच्चे लफंगे ही हैं, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन चैन उसे रोकने लगता है कि तुम इसे ऐसे ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकते हो। यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइटिंग शुरू होने वाली होती है तो लू उन दोनों को रोक देती है और कहती है फिलहाल मैं मान के साथ जा रही हूँ, चैन मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। मान उसे अपनी कार में लेकर जाता है और चैन को ऑर्डर देता है कि तुम मिस लू की कार घर भिजवा देना। चैन को ये सब कुछ देख के बहुत गुस्सा आता है। उसके आदमी कहते हैं क्या हमें इस कार को वहाँ ड्रॉप करना होगा। पहले तो चैन मना कर देता है लेकिन फिर कहता है हाँ ये मिस लू की कार है, चलो जाओ इस कार को ड्रॉप करके आओ। कार रोककर मिस्टर मान उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कल वो सब कुछ क्यों हुआ था, लेकिन मिस लू कह देती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और कुछ भी नहीं है हमारे बीच, और कार से उतर कर जाने लगती है। लेकिन मिस्टर मान उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कैसे कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता हूँ, लेकिन कल तुम्हें देखने के बाद न जाने मुझे क्या हुआ और मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। मिस लू कहती है ओह तो वो सब कुछ ड्रिंक होने के कारण किया था तुमने, तो वो सब कुछ तो काउंट नहीं होगा ना। फिर से वो जाने लगती है तो मानो से कहता है ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें जानबूझ के अप्रोच नहीं किया है, और एकदम से मिस लू उनके पास आ जाती है। उसके बाद मानो से कहता है कि मुझे अपनी ही बहन से प्यार हो गया है, क्या मैं ये कहूँ मुझे तुम पसंद हो मिस लू। यहाँ पे वो उसे कहती है कि तुमने जो भी कुछ कहा है वो सब नॉनसेंस है, सब कुछ भूल जाओ, और घर चली जाती है। देखते हैं उसके बाद वो एक पेंटिंग ड्रॉ करती है मिस्टर मान की। उसे देखकर वो काफ़ी खुश रहती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम उसकी बिना परमिशन के एक दिन उसके कमरे में आ जाती है और उस पेंटिंग को देखती है तो उन्हें मिस लू की मॉम याद आती है। जिसके बाद वो गुस्से में उस पेंटिंग को ख़राब करने लगती है, फाड़ देती है और कहती है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह पेंटिंग करती हो, मैं ये नहीं होने दूँगी। वो पूरी तरीके से उसकी पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब वहाँ पर वापस आती है मिस लू और अपनी उस पेंटिंग को उस बुरी हालत में देखती है तो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती हैं।
वो रोते रोते वहीं बैठकर सो जाती है। मान उसके रूम में आता है तो उसे अच्छे से बेड पे लिटा देता है और फिर उसकी फटी हुई पेंटिंग को ठीक करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी पेंटिंग को देखती है और सोचती है कि अब हम आगे क्या करें। देखते हैं चैन की कार को कुछ लोग रोक देते हैं। उसमें जियान होता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे कोई मैसेज देना चाहते हो। चैन उसे कहता है कि जिस लड़की से लास्ट टाइम तुम रेस हारे थे, मैंने सुना है कि तुम इस बार उससे पंगा लेने की सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी करने की मत सोचना, और तुम उस रेस को हारे थे तो इसलिए तुम्हें उसके बदले कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम इलीगली तौर पे क्या क्या काम करते हो। और हाँ, अपने बॉस को मेरा मैसेज दे देना। ये सुनने के बाद जियान कहता है ठीक है, मैं बॉस को बता दूंगा कि तुमने मुझसे क्या कहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसकी मॉम उसकी प्लेट में भी खाना रख देती है, लेकिन वो प्लेट के खाने को नीचे गिरा देती है। ये देख के उसके डैड कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैडम, वैंग तुम्हारे साथ कितना अच्छा बिहेव करती है और तुम हो कि ऐसे बिहेव कर रही हो। लू कहती है कि ये सिर्फ दिखावा कर रही है, जिससे कि माहौल थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो मान से वो कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को थोड़ा वॉक के लिए बाहर लेकर जाओ, और इसके बाद अकेले में वो अपनी बेटी से बात करते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो, वो तो तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करती है। अब तुम्हें इस बात को मानना होगा कि हमारा रिश्ता बन चुका है और वो तुम्हारी मॉम है। तो उनसे लू कह देती है कि मेरी मॉम मर चुकी है और उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। आपको क्या लगता है कि आप सच में उनसे प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार करती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है डैड। उसकी बातें सुनने के बाद वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी बेटी लू हो ही नहीं, तुम पूरी तरीके से बदल गई हो। तो लू उन्हें कहती है अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका प्यार उनके लिए सच्चा है और उनका प्यार भी आपके लिए सच्चा है, तो फिर आप मान को अपने ग्रुप को क्यों रिजॉइन करने दे रहे हैं? आप ऐसा करके दिखाइए तो मैं समझूंगी कि आपने सच्चे दिल से उन्हें चाहा है और आपको फिर से अपनी लाइफ में प्यार मिल गया है। अपने फादर के सामने वो एक शर्त सी रख देती है। ये सुनने के बाद उसके डैड कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम अभी भी मेरा इतना ध्यान रखती हो, वैसे ही मैंने तुम्हें डांट दिया। मेरी प्यारी बेटी, चलो अच्छे से खाना खाओ। लू जब किचन में अकेली होती है तो मान वहाँ आ जाता है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? ये सब कुछ किसी और पे आजमाना और मुझसे दूर रहो। वो कहता है मैं तो सिर्फ पानी पी रहा हूँ। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, इस तरीके से नज़दीक आना ठीक नहीं है, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान कहता है यहाँ पर देखने के लिए कोई भी नहीं है। लू उसे कहती है कि सू ने उस दिन हमें देख लिया था साथ में और उसने मुझे सब कुछ आकर कहा है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मान उसे कहता है उसने क्या देखा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने तुम्हारे रूम में देखा इससे फ़र्क पड़ता है। मुझे बताओ, वो पेंटिंग तुमने मुझे देखकर ही ड्रॉ की है ना? वो मैं ही हूँ ना जो तुम्हारी पेंटिंग में हूँ? लेकिन लू उसे मना कर देती है। उसके बाद चैन को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं जो उसे कहती है कि तुम डरपोक हो चैन, तुम इतने सालों से उसे जानते हो पर तुमने आज तक उससे नहीं कहा है कि तुम उसे प्यार करते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम अपनी दोस्ती उसके साथ गवा ना बैठो। चैन कहता है मैं नहीं डरता हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है, आज रात में एक ऐसा प्लान बनाऊंगी जिसके बाद तुम्हें उसे बताना ही होगा तुम उससे प्यार करते हो। अब पीछे मत हटना चैन। चैन कहता है ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए एक पार्टी में वो बुलाने लगता है रात को लू को, लेकिन लू के साथ मान भी वहाँ आ जाता है। तो चैन कहता है तुम्हें तो इन्वाइट भी नहीं किया था तो तुम फ्री में क्यों आ गए? मान यहाँ पे कहता है मेरी बहन कैसे लोगों से दोस्ती रखती है ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना, और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चैन की फ्रेंड गेम खेलना स्टार्ट करती है और कहती है जिसके पास सेम कार्ड आएगा उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो सेम कार्ड लू और मान के पास ही आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज आना होता है। यहाँ पर ये देखकर बहुत बुरा लगता है चैन को। वो दोनों क्लोज आते हैं, एकदम से चैन बीच में उन्हें रोक देता है और कहता है ये गेम छोड़ते हैं हम लोग लू, चलो मैं तुम्हें डाइस वाला गेम खेलना सिखाता हूँ। लेकिन मान कहता है नहीं, अब ये कोई गेम नहीं खेलेगी। चैन कहता है मैंने तुमसे नहीं पूछा है। मान कहता है इसका घर जाने का टाइम हो गया है और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन चैन लू को रोकता है। तो लू कहती है फ़िलहाल मुझे जाने दो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। उसके बाद वो उसे लेकर आ जाता है। चैन को बुरा लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पीने लगता है। घर आने पर मान खुद से ही सवाल करता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, आखिरकार उसे हो क्या गया है। तभी उसके पास कॉल आता है और उससे कहते हैं कि हमें कुछ सबूत मिले हैं। मान कहता है मुझे भेजो। उसके बाद उसके पास एक फ़ोटो आता है जिसमें एक लेडी के ट्विंस बेबी है। जाकर मान फिर अपने उस पर्सन से मिलता है तो वो बताता है कि ये बहुत खुफिया इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। वो पर्सन उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर चला जाता है। मिस्टर मान उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखने लगते हैं तो उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है उस समय लू की वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो भी ट्विंस के साथ, और वो काफ़ी डिप्रेशन में चल रही थी। जब उनका बर्थ होने वाला था तो मिस्टर लू उनके साथ नहीं थे, जिस वजह से उनकी वाइफ ने एक बेबी को खुद से दूर कर दिया। ये सुनने के बाद मान कहता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उनका असिस्टेंट कहता है ये अभी हम पता नहीं लगा पाए हैं।
मिस लू अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती है। वो उसे कुछ खाने पीने के लिए बोलती है तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो वो उसे रोक लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुम उन्हें काफ़ी मिस करती हो। स्टेप मॉम बनना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारी अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही हूँ। लू उन पर गुस्सा करने लगती है कि क्या आप भूल गई है कि मेरी मॉम आपकी वजह से ही गई थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो तुम उनके हस्बैंड के साथ चीट कर रही थी और अब तुम मेरी मॉम बनना चाहती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे मान की मॉम उसे कहती है, तो मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह दूं कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। अब तुम्हारे डैड और हमारी मैरिज हो चुकी है, इसलिए वो तुम्हारा भाई लगता है, उसके साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट मत बढ़ाओ। लू कहती है, ओह तो आपको इस बात की टेंशन है कि कहीं मैं आपके बेटे के साथ मिलकर आपको डिस्ट्रॉय ना कर दूँ। मान की मॉम कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लू कहती है कि मैं आपकी बात क्यों सुनने लगी, और वो वहाँ से चली जाती है। रात के समय में वो सोफे पर ही सो रही होती है तो मान आकर उसे देखने लगता है। एकदम से वो उसे रोक लेती है और कहती है, तुम इतनी लेट आए हो ब्रदर, कहाँ थे तुम? आखिरकार किसी और के साथ डेट पर गए थे क्या? मान कहता है कि वैसे तुम्हारे हाथ सिर्फ पेंटिंग और पियानो बजाने के लिए ही यूज़ हुए हैं, तो तुम्हारे हाथ इतने रफ क्यों हैं? तुमने तो आज तक कोई घर का काम भी नहीं किया है। लू कहती है कि आप मुझसे ये सवाल मत कीजिए, सवाल मैंने आपसे किया है, आप कहाँ थे? आज मैं आपको जो चाहे वो दे सकती हूँ, मांगिए आपको मुझसे क्या मांगना है। मान उसे गौर से देखने लगता है। तभी उस तरफ उनकी मॉम आने लगती है, इसलिए मान उसे लेकर दूर छुप जाता है ताकि उनकी मॉम ना देख ले। तो मान की मॉम को वो नहीं दिखते हैं वहाँ पर। मान उसके मुंह को चुप कराने लगता है, वो उनकी फिंगर बाइट कर लेती है। मान कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ पे मिस लू कहती है, मेरे साथ मैसअप करना इतना आसान नहीं है, आप मुझे डील नहीं कर पाएंगे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि अब होने क्या वाला है। मान उसे गौर से देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस लू की आंखें खुलती है तो उसे मान की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा रफ है और तुम घर का कुछ काम भी नहीं करती हो। जिसके बाद वो एक डायरी को उठाकर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि हाथों को सॉफ्ट करने के लिए हमेशा हैंड मास्क का यूज़ करना। इसीलिए वो फिर किचन में हैंड मास्क लगाकर घूम रही होती है। तभी मान आकर उसे कहने लगता है, कल रात की बात तुम्हें याद है, तुमने क्या क्या किया था? वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मान उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो और बाद में बहुत कुछ किया था। लेकिन लू कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे रूम में तुम मुझे ले गए थे क्योंकि मैं सोने वाली थी। मान कहता है, तुम्हें तो बड़ी जल्दी याद आ गया कि कल क्या हुआ था। तभी वहाँ पे लू के डैड आ जाते हैं। वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। तो मान कहता है, लाओ तुम्हारी मदद कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ तो बिजी है, और उसे अपने हाथों से फूड खिलाने लगता है। ये देख उसके फादर कहते हैं कि तुम दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, बिल्कुल रियल सिबलिंग्स लग रहे हो। उसके फादर फिर मान को कहते हैं कि तुम अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, उसके लिए मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले अच्छे से अपने उस प्रोजेक्ट को फिनिश करना होगा, उसकी टीम तुम्हें खुद बनानी होगी। अगर तुम उस प्रोजेक्ट को अच्छे से फिनिश कर पाए तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने हेड ब्रांच में आने का मौका दूंगा। यहाँ पर मान कहता है, ठीक है, मैं उसे अच्छे से फिनिश करूँगा। उनके फादर वहाँ से उठ के चले जाते हैं, लेकिन मान फिर भी लू को थोड़ा परेशान करता रहता है। मिस लू उसे कहती कि अब मैं खुद खा सकती हूँ, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। मान जब ऑफिस में रहता है और अपनी नई टीम को बनाने की सोच रहा होता है तो वहाँ पे मिस लिली एंट्री लेती है जो कि यूएस से आई है। मान उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो उसे कहती कि मैं इतने टाइम बाद तुमसे मिल रही हूँ, क्या तुम खुश नहीं हुए हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रोजेक्ट की पार्टनर बन के आई हूँ। तो मान उससे अच्छे से मिलता है। मिस लू को घर पे देखते हैं जो कि एक प्लांट लगा रही होती है। तो एक सर्वेंट उसे आकर कहती है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, आज से पहले आपने ऐसे काम नहीं किए हैं। लेकिन लू कहती है, इसे मैं मान के लिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि उसने अभी अभी अपना ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो ये मैं उसे गिफ्ट के तौर पे दूंगी। लेकिन बाद में सर्वेंट कहने लगती है, मैडम का बिहेव काफ़ी बदल गया है, पहले तो वो कभी भी मिट्टी को अपने हाथों में लगने नहीं देती थी और अब देखो वो उसे यूज़ कर रही हैं। इनसे इनके हाथ खराब होंगे, इन्हें अब अपने हाथों की परवाह नहीं रही है शायद। ये सुन लेती है लू तो वो तुरंत ही ये काम करना छोड़ देती है और कहती कि मैं मार्केट से एक पॉट खरीद लूँगी मान को गिफ्ट करने के लिए। मान के कैबिन में आ जाती है मिस लिली उसके लिए एक पॉट लेकर और उससे बातें करने लगती है। मान कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यूएस के प्रोजेक्ट को छोड़कर यहाँ आ जाओगी। तो लिली उससे कहती है, मैं जानती हूँ क्योंकि उस समय मैं अनमेच्योर थी, मैंने तुम्हें छोड़कर प्रोजेक्ट को चूज़ किया, वो मेरी गलती थी। मैं यहाँ पर काम भी करने आई हूँ और तुम्हें भी वापस पाने आई हूँ, क्या हम दोनों साथ रह सकते हैं? मान कहता है, फ़िलहाल मुझे काम पर फोकस करना है, और उससे थोड़ा दूर हो जाता है। तो वो उसके पास आती है और उससे कहती है, चलो मैं तुम्हें शोल्डर मसाज दे देती हूँ क्योंकि तुम हमेशा काम करते हुए थक जाया करते हो ना।
जब वो ऐसा कर रही होती है उसी समय वहाँ पर मिस लू आ जाती है और वो ये देखती है तो तुरंत ही उनका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। मान ने भी उसे देख लिया था। मान उसे ढूंढने के लिए बाहर आने लगता है, लेकिन तब तक मिस लू रोते हुए ऑफिस से बाहर आ गई थी, जहाँ पर चैंग से उसकी मुलाकात हो जाती है। चैंग कहता है तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती है मैं रो नहीं रही हूँ, बस मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, क्या तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे? मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है। तो चैंग उसे अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। चैन उसे पिकनिक के लिए गार्डन ले आया था, जहाँ पर वो उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसे कॉफ़ी बना कर देता है। तभी लू का ध्यान दो बच्चों पर जाता है जो कि खेल रहे होते हैं। वो सोचती है कि मेरा बचपन ऐसे क्यों नहीं बीता। उसके बाद चैन उसे एक होटल में डिनर कराने लेकर जाता है, जहाँ पर वो चुपचाप बैठी रहती है। तो चैन कहता है यहाँ का खाना अच्छा है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वहीं पर मिस लिली को आते हुए लू देख लेती है। मान ने वहाँ पर सारी टीम के लिए डिनर रखा था, इसीलिए वो वहाँ आती है। जब सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो मान वॉशरूम के लिए जाता है। उसके पीछे लिली आ जाती है और उससे कहने लगती है हम दोनों को एक हो जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मान थोड़ा नशे में होता है, उसकी बातों को गौर से सुनने लगता है, तो वो उसके साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती है। और उसी समय मिस लू उन दोनों को देख लेती है और उनके हाथ से ड्रिंक का बोतल नीचे गिरकर टूट जाता है। तो मान का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। मिस लू यहाँ पे एकदम रोने भी लगती है और फिर उन लोगों के साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है जो कि चैंग के बॉडीगार्ड रहते हैं। चैंग कहता है सब ड्रिंक करेंगे, लेकिन मिस लू बाद में काफ़ी रोती है। तो चैंग उसे अजीब अजीब से फेस बनाकर हंसाने की कोशिश करता है। यहाँ पे मान तो कहता है कि हमें ड्रिंक करना चाहिए, मैं अभी बहुत पीना चाहता हूँ, इसलिए वो मिस लिली को दूर छोड़कर ड्रिंक करने चला जाता है। रात के समय में चैंग जब लेकर आ रहा होता है मिस लू को, तो उनकी कार को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ये गैंग वही थी जिन्हें चैंग ने वार्न किया था। वो कहता है कि मुझे तो पैसे चाहिए इसलिए तुम्हें उठाया है, और काफ़ी ज़्यादा उन्हें डराने धमकाने लगता है। लेकिन चैंग नहीं डरता है, तो वो लोग उससे काफ़ी मारते हैं और कहते हैं पैसे तो लेंगे ही, पर साथ में तुम्हारी ब्यूटीफुल इस गर्ल को भी ले जाएंगे। चैंग कहता है इसे हाथ भी मत लगाना, इसलिए वो उनके साथ एक गेम खेलने की कोशिश करता है ताकि उसे जीतकर वो सेफली यहाँ से ले जा सके लू को। लेकिन वो बंदे उस गेम में चीटिंग करते हैं और उन लोगों को फिर से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे चैंग उनसे फ़ाइट करने की कोशिश करता है, बट वो इतने सारे होते हैं कि वो फ़ाइट नहीं कर पाता है। रात भर घर ना आने की वजह से मिस लू के डैड परेशान होते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग में वो मान को भी ये बात बताते हैं। मिस लू के डैड उसे ढूंढ कर लाने की कोशिश करने लगते हैं। तो तभी एक सर्वेंट वहाँ कुछ फ़ोटोज़ दे जाती है जिनमें मिस लू चैन के साथ थी। तो मान की मॉम कहती है शायद वो इसे डेट कर रही है और इसके साथ ही होगी, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं। तो उसके डैड भी यही बात सोचकर रुक जाते हैं, लेकिन मान थोड़ा इस चीज़ से परेशान नजर आता है। मान ऑफिस में भी खोया हुआ रहता है। लिली उसके पास फाइल लेकर आती है, बट वो ध्यान नहीं देता है। तो वो मान को कहती है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मान उसे कहता है क्या लड़कियों को ठग टाइप के लड़के पसंद हो सकते हैं जो सड़कों पे आवारागर्दी करते हुए घूमते हैं? लिली कहती है ये तो उनकी पसंद पे डिपेंड करता है ना। मान कहने लगता है फिर उसमें ऐसा क्या है जो वो उसे पसंद करने लगी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लिली समझ जाती है कि वो मिस लू के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे कहती है कि तुम अपने इन सपनों से बाहर निकलो, हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए फोकस होना तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना दूसरी टीम इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लेगी और हम कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए वो फिर अपने काम पर ध्यान देना स्टार्ट करता है। मिस लू के डैड कॉल करते हैं चैंग के फादर के पास और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, अब तक मेरी बेटी घर नहीं पहुंची है। चैंग का फादर कहता है कि वो तो खुद मिसिंग है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं और तुम्हारी बेटी को भी ढूंढ के निकालूंगा। जिसके बाद लू के फादर भी परेशान हो जाते हैं। मिस्टर मान लू से मिलने ऑफिस आते हैं तो उसकी सेक्रेटरी कहती है बॉस तो किसी अर्जेंट काम का बोलकर बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस काम में बिजी है। मिस्टर मान घर आते हैं तो अपनी मॉम को पूछते हैं सब ठीक है ना। उसकी मॉम कहती है कुछ खास नहीं, तुम खाना खा लो, लेकिन उनके फेस से परेशानी साफ नज़र आ रही थी। इसलिए वो पूछता है क्या मिस लू परेशानी में है, तो उसकी मॉम कहती है हाँ कुछ ऐसा ही समझो।
मिस्टर मान अपनी मॉम की बातें सुन के परेशान हो जाते हैं और उन्हें लू की चिंता होने लगती है। वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर है, इसलिए वो उसके फ्रेंड से जाके मिलते हैं। उन्हें याद था कि लास्ट टाइम एक बंदे ने उनसे फाइट की थी, इसलिए उसी बंदे के बारे में पूछते हैं। लेकिन लू की फ्रेंड कहती है कि आजकल तो वो यहाँ आता ही नहीं है, वो तो गायब है। तो मिस्टर मान खुद उसके लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और एक जगह उसे उसका एक आदमी मिल जाता है। वो उसे पकड़ते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा बॉस कहाँ है। इधर लू को और चैंग को वो पर्सन कहता है जान से मार डालूं क्या, लेकिन नहीं, तुम लोगों के बदले पैसे मिल सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि चैंग को उन लोगों ने इतना मारा था कि वो बेहोश हो जाता है और वो लोग फिर भी उसे परेशान कर रहे होते हैं। तो मिस लू बीच में आ जाती है और कहते हैं कि मेरे फादर इसके फादर से भी ज़्यादा तुम्हें पैसे दे सकते हैं, मैं मिस्टर लू की बेटी हूँ। ये जानने के बाद वो पर्सन खुश हो जाता है और कहता है वाह वाह, एक के बदले दो दो, आज तो सोने की चिड़िया हाथ लगी है, खूब पैसे लूँगा मैं तुम दोनों के फादर से। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर मान आ जाते हैं। उनके आदमियों से उनके अड्डे का उन्हें पता चल गया था। यहाँ पर आकर वो उन लोगों से फाइट करते हैं और काफ़ी उन्हें मारते पीटते हैं और उसके बाद बचा लेते हैं लू को। लू को चोटें नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो घबराई हुई थी, तो इसलिए वो उसे उठा कर लाते हैं। उसके बाद वो अपनी मॉम से मिलते हैं रात को। तो कहते हैं मॉम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपको मिस लू पसंद नहीं है, तो क्या उनकी किडनैपिंग के पीछे आपका हाथ था? ये सुनने के बाद उसकी मॉम शॉक हो जाती है और कहती है तुम मुझ पे ये ब्लेम कैसे डाल सकते हो? माना कि उसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसे हर्ट करने के लिए बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया है। मान कहता है सॉरी मॉम, मैं तो बस ऐसे ही ये सब कह बैठा। लेकिन मान की मॉम को बुरा लगता है कि उसका बेटा उसके हाथ से निकल रहा है। हॉस्पिटल में रह के आती है कुछ दिन मिस लू और उसे घर जब मान लाता है तो मान की मॉम उससे कहने लगती है सॉरी मैं तुम्हें देखने घर नहीं आ पाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, और तुम्हारे पापा ने कहा है कि मैं अपना ध्यान ज़्यादा अच्छे से रखूँ। ये बात सुनने के बाद मान भी शॉक हो जाता है और कहता है कि आपने मुझे तो कुछ नहीं बताया था। उसकी मॉम कहती है कि इतना सब कुछ चल रहा था मिस लू की वजह से, इसलिए मैं ये बात तुम्हें नहीं बता पाई, लेकिन अब मुझे अपना और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मान और मिस लू दोनों ही इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं। मिस लू कहती है अब क्या होगा, अब तो बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है, क्या हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा? मान कहता है मुझे लगता है कि हमें उनके सामने जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। लू कहती है ऐसा करना ठीक होगा क्या? तुमने एक बार कहा था कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, तो हम 1 बाय 1 ही आगे बढ़ेंगे और जो होगा देखा जाएगा। मान कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो उसके लिए ऑफिस में लंच लेकर जाती है और उसके साथ अच्छा समय बिताती है। मान बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मैं जल्दी अपने फादर का आधे से ज़्यादा डेबिट उतार दूंगा। ये सुन के वो और खुश होती है, लेकिन उन दोनों को हैप्पी साथ में मिस लिली देख लेती है और उन्हें बुरा लगता है। जब ऑफिस से जा रही होती है लू तो वो एक लड़की से टकराती है और उसे देख शॉक में आ जाती है, क्योंकि वो कुछ उसकी मॉम जैसी तो कुछ उसकी स्टेप मॉम जैसी लग रही थी। वो पूछती है कि तुम कौन हो? वो बताती है कि मैं आपके डैड की नई सेक्रेटरी हूँ और मैंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। मैं आपको जानती हूँ मैम, क्योंकि आपके साथ मैंने आपके डैड का फ़ोटो देखा है। यहाँ पर लू को ये सब चीज़ें काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कराती है, इसलिए वो तुरंत अपने डैड से मिलने ऑफिस पहुँच जाती है। उसके डैड कहते हैं आज तुम यहाँ कैसे? वो अपने डैड को कहने लगती है आपने अपनी पुरानी सेक्रेटरी क्यों बदल दी और उस नई सेक्रेटरी को क्यों हायर किया है? इतनी बातें सुनने के बाद उसके डैड कहते हैं तुम ऐसे बातें मुझसे क्यों कर रही हो? यहाँ पे वो कहते हैं बस कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। डैड क्या आप मुझे और मॉम को प्यार करते थे? वो कहते हैं अभी भी करता हूँ। वो यहाँ पर अपने लगे हुए फ़ोटो को देखती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसके डैड परेशान होकर कॉल करते हैं और सेक्रेटरी को अंदर आने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो अंदर आती है तो उन दोनों का रिश्ता कुछ और यहाँ पर नज़र आता है। उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ के सामने मत आना, तुम बस मेरे साथ रहना। लिली मिस लू को मिलने के लिए बुलाती है तो वो पूछती है तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? लिली कहते हैं कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा मान के साथ कितना रिश्ता आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं बता दूं ये ठीक नहीं है। मिस लू उसे कहती है कि तुम्हें हमारे रिश्ते से क्या लेना देना, तुम क्यों जेलस फील कर रही हो? लिली उसे कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं मान की गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि उसने मुझे अपने साथ प्रोजेक्ट में क्यों शामिल किया है? ये बात सुनने के बाद मिस लू शॉक में चली जाती है। उन्हें लगता है कि मान ने उससे ये बात छिपाई और वो शायद उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोते हुए ऑफिस से जाने लगती है। पर तभी उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द स्टार्ट होता है, जिस वजह से उन्हें पास्ट की बातें याद आती है कि स्पेन में वो अपनी ट्विन सिस्टर के साथ थी जो कि हूबहू उसकी जैसी दिखती है। वो दोनों अच्छे से एक दिन पेंटिंग कर रहे थे और खुश थे। अचानक उसकी सिस्टर बेहोश हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा बीमार है। यहाँ पर वो रोना स्टार्ट कर देती है तो उसकी सिस्टर उसे चुप कराते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि मैं भी मॉम की तरह नहीं बचने वाली हूँ, ये बीमारी मुझे भी अब ले जाएगी, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि तुम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जियो और वो भी खुश रहकर।
मिस लू को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और वहाँ जाकर काफ़ी रोती है और कहती कि मैं आपको काफ़ी मिस करती हूँ, लेकिन आपने तो कभी मुझे प्यार नहीं किया और अपने आप से दूर कर दिया। मुझे मेरी लाइफ में किसी का प्यार नहीं मिला। प्यार मिला एक बार तो अपनी बहन का, लेकिन वो भी बहुत जल्दी छिन गया। जो बीमारी आप दोनों को थी वही बीमारी मुझे भी हो गई है। लेकिन मॉम, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से प्यार हुआ है और मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। यहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल होती है और अपने डॉक्टर की रिपोर्ट्स को फाड़ के फेंक देती है और कहती है कि अब मैं अपनी लाइफ में वो करूँगी जिससे मुझे खुशी मिलेगी, मैं खुल के अपनी लाइफ को जीऊँगी। जिसके बाद वो एक आर्ट गैलरी देखने जाती है और उसे ख़रीद लेती है। यहाँ पर वो उसे अच्छे से सजाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर खुल के अपनी लाइफ जीऊँगी, और काफ़ी सारे पेंटिंग्स भी ड्रॉ करती है। यहाँ पर वो बहुत खुश थी, इसलिए मान से ऑफिस में मिलने जाती है और उसे बताती है कि मैंने एक आर्ट गैलरी स्टार्ट की है, कुछ टाइम बाद मैं उसमें अपना एग्जीबिशन लगाऊंगी, तो क्या तुम देखने आओगे। मान मजाक में कह देता है, अगर तुमने अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया तो ज़रूर आऊँगा, पर यह तुम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मान उसके साथ मस्ती करने लगता है। दोनों काफ़ी अच्छा समय एक दूसरे से बिताते हैं, जैसे कि बिल्कुल सपनों की दुनिया उनकी चल रही हो। ब्रेकफास्ट टेबल पे मान की मॉम कहती है, प्रेगनेंसी के कारण मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मान उनके लिए पानी लेकर आता है। तभी लू से इशारा करती है साइड जाने के लिए, तो वो कहता है मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ काम करने के लिए। लू भी उठ के उसके पीछे जाने लगती है, तो उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद सिंगापुर भेजने वाला हूँ हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन लू मना करती है और कहती कि आपने तो पहले मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए कहा था ना। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है, तब तक तुम भी अपनी इंटर्नशिप कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें सिंगापुर भेज दूँगा। उसके बाद वो आकर मान से मिलती है, तो मान उससे फ्लर्ट करता है। वो कहती है पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे और लिली के बीच में क्या चल रहा है। मान कहता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अब एक पार्टनर के तौर पे यहाँ पे काम कर रही है, इसलिए तुम्हें जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। लू उससे कहती है अगर हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चला तो वो लोग क्या करेंगे। मान कहता है कि वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से अलग कर देंगे। लू कहती है फिर तो हम लोग साथ में अपने एक हर पल को एंजॉय करेंगे। मान फिर उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है। अगले दिन देखते हैं वो चैंग से मिलती है, तो चैंग उसे कहता है अगर तुम सिंगापुर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगा, क्योंकि मैंने कहा है ना हर कदम में तुम्हारे साथ चलूँगा। ये सुन के थोड़ा सा लू को उसके लिए बुरा लगता है। वो दोनों साथ में अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं और काफ़ी बिजी नज़र आते हैं, लेकिन साथ में लू पेंटिंग करना नहीं भूलती है और वो काफ़ी सारे स्केच मिस्टर मान के तैयार करती है। और यहाँ पे मान भी ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी नजर आता है। मिस्टर मान अनाउंसमेंट करते हैं अपनी टीम में कि हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। टीम इस वजह से काफ़ी खुश नज़र आती है। ऑफिस से निकलते समय उन्हें लिली कहती है अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है, तुम्हें पता है ना कि वीटो पावर मिस्टर लू के हाथों में है, और जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें आसानी से आगे बढ़ने देंगे। लेकिन मैं बता दूँ मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैं किसी और की वजह से अपने सपनों को ख़राब नहीं होने दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद मान समझ जाता है कि वो काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी और किसी और चीज़ को नहीं, इसलिए वो कहता है कि तुम फिर सेल्फिश बन रही हो, पर चिंता मत करो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। यहाँ पर वो फिर जाकर लू से मिलते हैं, तो लू कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मान उससे पूछता है कि अगर मेरा समय ख़राब चलेगा तो तुम क्या करोगी, क्या छोड़ दोगी मुझे। लेकिन वो कहती है नहीं, तुम्हारा समय जैसा भी होगा उसके मैं साथ चलूँगी। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और तभी मिस लिली उनके फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेती है। मिस लू मान को अपनी आर्ट गैलरी ले जाती है और उसे अपनी सारी ड्राइंग्स दिखाने लगती है। उसने मान के काफ़ी सारे पेंटिंग बनाए होते हैं, तो मान कहता है तुमने इसे फिर से ड्रॉ क्यों किया है। वो कहती है कि मुझे ऐसा करने से खुशी महसूस होती है। मान खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है। तभी उसके पास कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि 3 महीने का टाइम है तुम्हारे पास डेबिट पूरा करने का, उसके अलावा हम और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। वो पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता है और उसके साथ हैप्पी रहने का दिखावा करता है। अगले दिन जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं फैमिली के साथ, तो उसके फादर को उनका फ़ोटो न्यूज़ में दिखता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम दोनों सिबलिंग्स होकर ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे उसके फादर बहुत गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। मान की मॉम कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने समझाया तो था तुम्हें।
लू कहती है ये सब कुछ आपने ही किया है ना, आप तो जलती है कि हम दोनों साथ हैं, इसलिए आपने फादर को इस तरीके से इस बारे में बताया है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है तो मान लू को शांत करने की कोशिश करता है, पर वो गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। मान की मॉम उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है तुम दोनों के बीच, तुम्हें पता है ना कि अब हमारी ये फैमिली और आगे बढ़ने वाली है और लू के फादर ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान कहता है कि हम लोग बायोलॉजिकली तौर पे सिस्टर और ब्रदर थोड़ी ना है, आप लोगों का रिश्ता अलग है और हमारा रिश्ता अलग है। लेकिन मान की मॉम कहती है तुम कुछ भी कर लो मान, लेकिन लू के फादर ये कभी नहीं होने देंगे और तुम तो पहले से ही प्रॉब्लम में हो तो क्यों अपने सिर पे और प्रॉब्लम ले रहे हो। लू घर से बाहर जाती है तो लोग उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं, अरे ये तो वही लड़की है जो न्यूज़ में आ रही है, छा रही है। मिस लू को उन लोगों की बातें काफ़ी इफेक्ट करती है, इसलिए वो सच पता लगाने के लिए अपने फ्रेंड के पास जाती है और कहती है इस न्यूज़ को तुम्हारी कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है, जरा पता करो कि ये न्यूज़ तुम तक कैसे पहुंची। उसका फ्रेंड इस काम में लग जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर मान ऑफिस में परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से उनके प्रोजेक्ट पे असर पड़ रहा होता है। तो लिली उनके कैबिन में आके कहती है अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम मीडिया के सामने जाकर कहो कि ये सारी न्यूज़ फेक है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है और तुम्हारी ऑलरेडी फियांसे है और उनसे तुम मुझे मिलवा दो, यही एक तरीका है तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का। मिस्टर मान ये सुन और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लू को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि कोई पर्सनली आकर उन फोटोज़ को वहाँ देकर गया था, इसलिए नहीं पता कि ये सब कुछ किसने करवाया है, जिससे कि मिस लू थोड़ा परेशान होती है। लेकिन वो मिस्टर मान से मिलने ऑफिस पहुंचती है। मान जब अपनी पार्किंग एरिया में होता है तो वहां आकर वो उसे सरप्राइज देती है, जिससे कि मान खुश हो जाता है और कहता है कि तुम चोर हो क्योंकि तुमने मेरा दिल चुराया है। तभी एक स्टाफ का मेंबर वहाँ फाइल लेकर आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों थोड़ा नॉर्मल बिहेव करते हैं। उसके बाद वो उसे लंच के लिए बाहर लेकर जाता है, लेकिन होटल का स्टाफ भी लू को देखकर बातें बनाता है और उसके चुपके से फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। ये देख लू को अजीब लगता है तो वो कहती है हमें कहीं और चलना चाहिए, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। मान कहता है रुको मैं अभी इन्हें देखता हूँ। मान उन स्टाफ के लोगों को डांट के आता है और लू से कहता है कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वो पूछती है कि तुमने उनसे ऐसा क्या कहा। मान कहता है कुछ नहीं, बस उन्हें मारने की धमकी दी थी। ये बात लू के फेस पर स्माइल ले आती है। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो मीडिया के लोग आ जाते हैं, इसीलिए मान लू को अंदर कर देता है और ख़ुद मीडिया को फेस करने लगता है। मीडिया के लोग उनके बारे में सवाल करते हैं तो मान किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है, लेकिन तभी एक लेडी कह देती है कि तुम्हारे फादर तो धोखेबाज थे, इसीलिए शायद तुम अब मिस लू के पीछे पड़े हो। उन्होंने और लोगों को धोखा देकर उनके पैसे लूटे थे और तुम मिस लू और उनकी फैमिली को लूटने आए हो ना। जब वो इसके फादर के बारे में बातें कहती है तो मिस्टर मान अपना कंट्रोल खो देते हैं और यहाँ पर उन पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिस लू बाहर आती है और उन्हें रोकने लगती है। उसके बाद घर में मिस लू उनसे रूम में मिलने आती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं क्योंकि उनके दिमाग में मीडिया के लोगों की बातें घूम रही होती है। साथ में न्यूज़ में भी उनके बारे में ही आ रहा होता है। ये सब चीज़ें उन्हें परेशान करती है। मॉर्निंग में जब किचन में मिस लू आती है तो वहाँ उनकी स्टेप मॉम बैठी रहती है, जो कहने लगती है कि मान ऑफिस चला गया है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उसे कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है, कंपनी में भी कुछ भी ठीक नहीं है। उनसे लू कहती है आप ही ने तो ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, अगर आप मेरे डैड और अपने बेटे से प्यार करती हैं तो ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम्हें पता भी नहीं है कि मान की लाइफ कितनी प्रॉब्लम में थी और उसके डैड के साथ जो हुआ है उस चीज़ को लेकर वो ऑलरेडी परेशान है और तुम्हारी ये हरकतें, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें मान से दूर रहना चाहिए। मिस लू उसे कहती है कि आप अच्छे बनने का दिखावा मत कीजिए, आप तो मान को रिप्लेस करने के लिए दूसरा चाइल्ड करने की सोच रही हैं और अब मुझसे कह रही है कि आपके लिए मान इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर वो उनकी एक नहीं सुनती है। ऑफिस के बाहर मिस्टर लू को मीडिया के लोग घेर लेते हैं। मान भी उनके साथ रहता है। लोग पूछते हैं कि मान के साथ आपका क्या रिश्ता है, तो मिस्टर लू कहते हैं ये मेरी वाइफ का बेटा है, इसलिए ये मेरा भी बेटा है और जो बकवास बातें चल रही है उन पर यकीन मत कीजिए। वहीं पर लू भी रहती है जो कि दूर से सब कुछ देखती है। मान से लोग सवाल करते हैं तो उनके सवालों का मान कोई जवाब नहीं देता है। बाद में मान से लू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे इस बार डिसअपॉइंट किया है, मुझे तुम पे गर्व है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने आप को फिर से प्रूव करना होगा।
मिस लू जब अपने गार्डन में होती है तो वहाँ एक सर्वेंट कुछ कपड़े ले जा रही होती है। वो पूछती है कि तुम इन कपड़ों को कहाँ ले जा रही हो। सर्वेंट कहते हैं कि आपकी मॉम ने कहा है कि मैं इन्हें फेंक दूँ। मिस लू कहती है कि वो तो ऐसे पैसों की बर्बादी कर रही है, रख दो इन कपड़ों को यहीं, मैं देखती हूँ, मैं इन्हें किसी को चैरिटी के तौर पर दे दूँगी। वो उन कपड़ों को चेक करती है तो वो कपड़े कुछ गंदे नज़र आते हैं, जिसके बाद मिस लू तुरंत उनके रूम में पहुँच जाती है क्योंकि उसे डाउट होता है कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम रूम से थोड़ी देर पहले ही बाहर निकली थी, इसलिए वो जाकर उनके पीठ पीछे रूम में तलाशी करने लगती है। तो वहाँ पर उसे एक डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड मिलता है। वो उन्हें कॉल करके कहती है कि मेरी मॉम लास्ट टाइम आपके यहाँ आई थी और वो अपना कुछ सामान भूल गई है, आप मुझे अपना एड्रेस बताइए क्योंकि मुझे अपनी मॉम का सामान लेना है। वो क्लिनिक के लोग उसे अपना एड्रेस दे देते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद देखते हैं मिस लू को। वो काफ़ी खुश होकर मान के ऑफिस जाती है और उसे कहती है कि गुड न्यूज़ है, तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट नहीं है, उन्होंने हमें झूठ कहा था, इसलिए हम दोनों साथ रह सकते हैं। अब हमें अलग करने का उनके पास और कोई तरीका नहीं है। मान एकदम से शांत हो जाता है और खुश नज़र नहीं आता है ये बात जानने के बाद, और वो उसे कहने लगता है क्या हम लोग सच में साथ रह सकते हैं और तुम्हें यकीन है कि आगे चल के हमारा कभी ब्रेकअप नहीं होगा। ये सारी बातें मिस लू को दुखी कर देती है और वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम लोग साथ रहेंगे। मान कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है, आगे जाकर शायद हम लोग अलग हो जाए, इससे अच्छा होगा कि हम लोग अभी रुक जाए और अलग हो जाए। ये सुनकर तो मिस लू का रोना चालू हो जाता है। वो मान को कहती है अब तक जो हमारे बीच में था वो क्या था। मान कहता है कुछ भी तो नहीं था, वो कुछ भी स्टेबल नहीं था। ये सुनने के बाद वो उसे जोरदार चाटा मारती है और गुस्से में ऑफिस से रोते हुए निकल जाती है। लिली ने ये सब कुछ देखा था, इसीलिए वो बाद में ऑफिस में आ जाती है। मान पहले से ही परेशान था। लिली कहती है कि वो रोते हुए गई है, इसका मतलब कि तुमने अपना फैसला ले लिया है। मान कहता है कि सभी लोग मुझे कह रहे हैं कि उसके लिए क्या बेटर रहेगा, तो मैं सेल्फिश कैसे बन सकता हूँ, क्या मैंने गलत किया है। लिली कहती है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, अब जल्दी तुम्हें मीडिया के सामने आकर हमारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें यहीं रुक जाए। मान काफ़ी दुखी रहता है। उसके बाद मान मिस्टर लू के ऑफिस जाता है और उन्हें अपने प्रोजेक्ट के प्रोसेस के बारे में कुछ समझा रहा होता है। तो वो कहते हैं कि ये सब तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद फैसले ले सकते हो, मुझे तुम पे यकीन है। उसके बाद उनकी एक और मीटिंग होती है तो वो उस ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और मान भी उनके साथ रहता है। लेकिन जब ऑफिस के आसपास कोई नहीं होता है तो मान चुपके से मिस्टर लू के ऑफिस में एंट्री लेता है। उसने पहले ही देख लिया था कि मिस्टर लू ने कंप्यूटर को खोलने के लिए कौन सा पासवर्ड यूज़ किया था, इसलिए उसे पासवर्ड पता होता है और वो तुरंत ही उनके कंप्यूटर को खोल लेता है। यहाँ पर वो उसमें कुछ डिटेल्स चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के साथ उस ऑफिस में वापस आ जाते हैं, इसलिए मान को टेबल के नीचे छिपना पड़ता है। मिस्टर लू की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है तो वो वहाँ पर मेडिसिन्स लेते हैं और फिर घर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वो एक फ़ाइल लेने के लिए टेबल के पास आते हैं, जिससे कि मान को लगता है कि कहीं वो उससे देख ना ले, लेकिन मान बाल बाल बच जाता है और मिस्टर लू ऑफिस से निकल जाते हैं। ब्रेकअप के कारण मिस लू काफ़ी अपसेट होती है, इसलिए वो बार में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा पी रही होती है। ये देखकर चैंग पार्टी को बीच में रुकवा देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इतना अपसेट किसने किया है जो तुम इतना ड्रिंक कर रही हो। मिस लू उससे कहती है अगर किसी चीज़ का फ्यूचर ना हो तो तब भी क्या तुम उसे करना चाहोगे। चैंग कहता है अगर तुम्हारे साथ करने की बात है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो कहती है मुझे पता था कि तुम मेरे जैसे ही सोचते हो। दिन में ही उन्होंने इतना ड्रिंक कर लिया था कि वो रास्ते में अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी और मिस्टर चैंग उसे संभालने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं। वो उसे घर चलने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है यहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती है ना, चलो अब हम उसके घर जाकर पार्टी करेंगे। वो वहाँ अंदर चली जाती है जहाँ पर मिस्टर मान होते हैं। तो वो मान को देख के कहती है ओ माई बी लविंग ब्रदर, बिग ब्रदर, कैसे हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। मान कहता है कि दिन में तुम्हें इतना पीने की क्या पड़ गई, क्या हालत बना रखे है तुमने, तुम घर जाओ। चैंग कहता है कि तुम्हें इसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन लू कहती है चैंग तुम टेंशन मत लो, ये मेरे बिग ब्रदर है ना, तो ये मुझे संभाल लेंगे, चलो तुम जाओ, मैं इनके साथ रहती हूँ। तो यहाँ पे चैंग गुस्से में लू का सारा सामान मान के गले में लटका देता है और वहाँ से चला जाता है। मिस लू उसे कहती है कि शायद तुम अपनी मॉम के साथ यहाँ आए होगे, मुझे तुम्हारी मॉम से ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मान उसे रोक देता है और कहता है अभी तुम बात करने की हालत में नहीं हो, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। मान को एक पर्सन बुलाने आता है किसी काम की वजह से, तो मान कहता है रुको 1 मिनट, और वो फिर मिस लू को उनकी सैंडल्स पहनाने लगता है, उनके पैरों को साफ करके।
उसकी हालत बुरी है, इसलिए वो उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। मान की मॉम दूर से ये सब कुछ देख लेती है और उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करके कहती है कि तुम इस होटल के बाहर ना जरा एक कार भिजवा देना। मिस्टर मान लू को कहते हैं कि यहीं खड़े रहना, मैं बस अभी अपना काम खत्म करके आता हूँ। मिस लू अपनी फ्रेंड के रूम की तरफ जाने लगती है। वहीं मान की मॉम खड़ी रहती है और उसे देखकर कहती है, अब तुमने दिन में भी पीना शुरू कर दिया है। शायद अब तुम अपने फादर की लिटिल प्रिंसेस नहीं रही हो, जो उनकी हर एक बात मानती हो। वो उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सच मुझे पता है। मैं जानती हूँ कि तुमने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया है और मैं ये सबको बता दूंगी और तुम्हारा काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। मान की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं करेंगे, और वैसे भी आज अगर तुम मेरे पास बात करने नहीं आती तो शायद मैं ही आती। आज मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम कुछ भी ख़राब नहीं कर सकती हो मेरी लाइफ में। मैं और तुम्हारे डैड बड़ी मुश्किलों से साथ आए हैं, तो मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। ये सुनकर उसे गुस्सा आने लगता है उनके ऊपर, तो मान की मॉम उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, इस चीज़ का ब्लेम तुम पर ही आएगा, और एकदम से खुद उसके हाथ को छोड़कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उन्हें चोट आती है। मान वहाँ पर आ जाता है और अपनी मॉम की कंडीशन देखता है, और वो फिर मिस लू की तरफ देखता है। मिस लू उसे इशारा करती है कि मैंने ये नहीं किया है। आगे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ मिस लू परेशान बैठी रहती है। रूम से बाहर निकलकर उसके फादर आते हैं। वो अपने फादर से उनकी कंडीशन के बारे में पूछती है, तो उसके फादर गुस्से में उसे एक चाटा मार देते हैं, जिससे कि मिस लू काफ़ी शॉक में रहती है और रोना स्टार्ट कर देती है। वो उन्हें सच बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, डैड वो आपसे झूठ बोल रही थी। उसके फादर कहते हैं, अच्छा तो वो झूठ बोल रही थी, मुझे बताओ कि वो झूठ क्यों बोलेंगी? क्या इसलिए उन्होंने झूठ बोला था ताकि वो तुम्हें और मान को एक साथ होने से रोक सके? अगर वो ऐसा कर भी रही थी तो क्या गलत था? लेकिन तुमने जो आज हरकत की है उसके बारे में लू मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम कितनी समझदार थी पहले, और अब तुम कैसी हो गई हो? मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें पता है कि तुम 18 साल की हो चुकी हो और तुम्हें अच्छे से बिहेव करना अभी तक नहीं आता है। वो तुम्हारी मॉम है और तुम्हें उनके लिए अब रिस्पॉन्सिबल होना होगा। मिस लू को ये सुन के गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने फादर को कहती है कि मेरी मॉम मर चुकी है और उनके अलावा मेरी और कोई मॉम नहीं है, और आप मुझे सेल्फिश कह रहे हैं। सबसे बड़े सेल्फिश तो आप थे। जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी तो आपने उन्हें मैडम यांग के साथ मिलकर चीट किया, उन्हें धोखा दिया, और आप कहते हैं कि मैं गलत कर रही हूँ। आप मेरे फादर है ही नहीं, आपने कभी भी फादर जैसा बिहेव नहीं किया। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, तभी सामने से मान वहाँ आ जाता है। वो फिर मुड़कर अपने फादर को कहते हैं कि आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं 18 की नहीं बल्कि 19 की हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, तो मान उसके पीछे जाता है। यहाँ पर उसके फादर शॉक में होते हैं कि ये बात उसकी बेटी को पता है। इन सब चीज़ों की वजह से मिस लू काफ़ी दुखी रहती है, तो उन्हें अपनी बहन की सारी बातें याद आती है कि उसने उन्हें बताया था कि डैड ने मॉम को चीट किया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, और मॉम ने जब उन्हें हॉस्पिटल आने के लिए कहा तो वो टाइम से भी नहीं आए, और उसके बाद हम दोनों पैदा हो गए। मॉम काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए मॉम ने तुम्हें ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम को दे दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करेंगे और तुम्हें उनके साथ रहने से तकलीफ़ होगी। डैड जब वापस आए तो मॉम उन्हें देखे जा रही थी, और मॉम ने उनसे कहा कि हमारे ट्विंस में से एक बच्चा मर चुका है, और डैड ने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी 2 बच्चों को तुम्हारे लिए संभालना मुश्किल होता, हम एक बच्चे के साथ भी खुश रहेंगे। उस समय मिस्टर यांग भी वहीं थी, और डैड और उनकी क्लोजनेस को मॉम अच्छे से देख पा रही थी, इसलिए मॉम ने उसी दिन उनसे डिवोर्स मांग लिया था। लेकिन डैड ने कहा ऐसा दोबारा मत कहना, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। मॉम ने डैड से कहा भी था कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मुझे इस झूठे रिश्ते में बांध के क्यों रख रहे हो, लेकिन डैड उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उनसे कह देते हैं कि मरते दम तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। उसके बाद मॉम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, और एक दिन मैंने खुद हॉस्पिटल में डैड को मैडम यांग के साथ देखा, जिसके बाद मैं पूरी तरीके से टूट गई। मैंने उनसे जाकर पूछा भी था कि क्या डैड आपको मेरे और मॉम के जाने के बाद फ़र्क पड़ेगा, तो डैड ने कहा हम एक फैमिली है और साथ रहेंगे और कोई मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। उस समय भी वो हमें प्यार नहीं कर रहे थे बल्कि कंट्रोल कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। ये सारी बातें मिस लू को उनकी सिस्टर मरने से पहले बता कर गई थी। यहाँ पे मिस लू दुखी होती है और अपनी सिस्टर और मॉम को बहुत याद कर रही होती है। मैडम यांग जब अपने हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है तो वो मिस्टर लू को उनकी सेक्रेटरी के साथ देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो अब उसे भी जल्दी रिप्लेस कर देंगे। ये उनके लिए भी एक शौक होता है। दूसरी तरफ
तबीयत ख़राब होने लगती है मिस लू की और काफ़ी बारिश भी हो रही होती है, तो वो रोड पर ही बीच में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर मान आता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। वो वहाँ पर उसका ध्यान रखने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है कि मुझे सज़ा क्यों दे रहे हो, मेरी क्या गलती है, पहले तो तुम ही मेरे पास आए थे ना। मान चाहता है कि उसके पास रहे लेकिन खुद को रोकता है और कहता है कि ये करना ठीक नहीं होगा, फ़िलहाल मुझे हॉस्पिटल जाना है मॉम के पास, और उससे दूर हो जाता है। उससे दूर होने के कारण उसे भी तकलीफ़ हो रही होती है। मिस लो खुद को बिजी रखने के लिए अपनी आर्ट गैलरी जाती है। तभी उनका फ्रेंड उन्हें कॉल करके बताता है कि न्यूज़ में आ रहा है कि तुम्हारे ब्रदर जल्दी मैरिज करने वाले हैं लिली से और उनकी इंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनने के बाद मिस लू तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है और वो सपने में देखती है अपनी सिस्टर को, जिसने उसके लिए घर में हर जगह नोट लगाए थे, अपनी डायरी में हर चीज़ लिखी थी कि उसे लू बनने के लिए क्या क्या करना होगा। वो अपनी मॉम और सिस्टर की फ़ोटो को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। आगे उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और वहाँ उसके पास चैंग होता है। चैंग को उसकी बीमारी का पता चल जाता है तो वो कहता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। वो तो सही समय पर मैं वहाँ आ गया। मिस लू कहती है फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, मैं आगे अपना इलाज करवा लूँगी, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। मिस लू उससे पूछती है क्या तुमने मान की इंगेजमेंट के बारे में कुछ सुना है। चैंग कहता है हाँ, मैंने न्यूज़ में ये सब कुछ देखा है। तो मिस लू कहती है क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे। उसके बाद देखते हैं मिस्टर मान को जो कि परेशान खड़े रहते हैं। उसके पास आती है लिली और कहती है क्या हुआ। मान कहता है क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ये सब करने से उसे बहुत तकलीफ़ होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो लिली उसे कहती है कुछ टाइम में वो तुमसे मूव ऑन कर लेगी। वो आज के टाइम की लड़की है और उसके लिए काफ़ी सारे लड़के हैं जिनमें से वो अपने लिए किसी को चूज़ कर सकती है। अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो वरना बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा। वहाँ पर मिस लू भी आ जाती है चैंग के साथ। वो आज मान से बात करने आई थी लेकिन लिली और मान को साथ देखकर वो फिर से टूट जाती है और चैंग को कहती है प्यार तो हर मुसीबत को पार करके एक हो जाया करता है, तो ये क्यों हो रहा है। चैंग उसे कहता है शायद वो तुमसे इतना प्यार नहीं करता है। बहुत ज़्यादा दुखी होती है मिस लू, जिसके बाद वो दिन रात ड्रिंक करती रहती है। मान उसे इस हाल में देख रहा होता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाता है। एक दिन तो वो बाहर बैठकर ही बहुत ज़्यादा पी रही होती है और उस दिन मान उसके पास आ जाता है। कहने लगती है उससे मिस लू देखो ये बोतलें भी खाली होने के बाद मुझे छोड़ देंगी, मुझे तो हर कोई छोड़ देता है। बचपन में मेरी मॉम ने मुझे छोड़ दिया, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि मेरे डैड पर उनको गुस्सा था। उन्हें धोखा देने के लिए उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। मुझे आज तक लाइफ में प्यार किया था तो मेरी बहन ने किया था, लेकिन वो भी कम समय में मुझे छोड़ के गई। उसके बाद तुमसे मुझे सच्चा प्यार मिला, लेकिन देखो अब तुमने भी मुझे छोड़ दिया है। मुझे इस लाइफ में कभी किसी का पूरा प्यार मिला ही नहीं, शायद ये लाइफ मैं पूरी तरीके से जी ही नहीं पाऊंगी। और सबसे बड़ी सच्चाई तो ये कि आज तक लोग ये ही नहीं जानते कि मैं असलियत में हूँ कौन, और शायद कभी कोई जान भी नहीं पाएगा। तभी मिस्टर मानू से कहते हैं कि मैं एक सीक्रेट रखता हूँ जो आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैं तभी समझ गया था कि तुम मिस लू नहीं हो, क्योंकि वो बहुत जेंटल और काइंड थी और तुम उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्हें ब्लू कलर पसंद था और तुम्हें रेड कलर पसंद है। उन्हें लिलीज़ पसंद थी और तुम्हें लिलीज़ पसंद नहीं है। वो हमेशा वार्म टोन में पेंटिंग किया करती थी और तुम सिर्फ कूल टोन चूज़ करती हो पेंटिंग्स के लिए। मुझे पता है कि तुम सन हो ना कि लू। ये सुनने के बाद वो रोने लगती है। तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में मैंने बहुत पहले ही पता कर लिया था, लेकिन तुमने अपनी इस सच्चाई को छुपाया है, इसीलिए मैंने भी छुपाया। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि तुम लू हो या फिर सन हो। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा एज अ ब्रदर। ये सुनने के बाद वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा मेरे लिए ब्रदर बनना ही ज़रूरी है। मानुस के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता है। लू अपनी बहन को याद करती है कि कैसे स्पेन वो ढूंढते हुए उससे आई थी। उस समय वो उससे नाराज़ थी, इसलिए बात करने से और उसे बहन मानने से इनकार करती है। तो उसकी बहन ने उसे सच बताया था कि मॉम डिप्रेशन के कारण तुम्हें खुद से दूर कर देती है, लेकिन अब मॉम जा चुकी है और शायद मैं भी ज़्यादा समय जिंदा नहीं रह पाऊँगी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। उसके बाद वो अपनी बहन को एक्सेप्ट कर लेती है। मरने से पहले उसकी
बहन ने उससे कहा था कि अब तुम यहाँ अकेली रह जाओगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और ज़्यादा अकेली रहो, ऑलरेडी तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। डैड जैसे भी है लेकिन वो प्यार मुझे बहुत करते हैं, अगर तुम मेरे नाम से वहाँ जाकर रहोगी तो वो तुम्हें भी बहुत प्यार करेंगे और तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं वहाँ पर हर चीज़ पहले से तैयार करके आई हूँ और एक नोटबुक में मैंने सब कुछ लिख दिया है। आखिरी बार वो अपनी बहन को देखती है और उसके बाहों में ही उसकी बहन दम तोड़ देती है। ये सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुखी करता है। मॉर्निंग के समय में मिस्टर मान सभी को फ्रूट्स दे रहे होते हैं, तभी वहाँ उठकर मिस लू भी आ जाती है। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें अपनी तैयारियाँ कर लेनी चाहिए अब सिंगापुर जाने की, और चैंग भी तुम्हारे साथ जाएगा, तुम दोनों वहाँ साथ में पढ़ाई करना। मिस लू हाँ में जवाब देती है। उसके डैड कहते हैं जो भी कुछ हो चुका है अब उन सब चीज़ों को हमें भुला देना चाहिए, और मान तुम्हारी तो अब फियांसे है ना, तो किसी दिन तुम उसे घर लेकर आना। उसके बाद वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम्हें किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मिस लू मैडम यांग से माफ़ी मांगती है। तो उसके फादर कहते हैं अब तुम्हें इन्हें मॉम कहने की आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन मिस लू मना करती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू जब अपने ऑफिस में होते हैं तो मान उनसे मिलने आता है और कहता है कि मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। जब आपकी कंपनी ने कभी भी मेडिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपने अचानक मेरे डैड की कंपनी को 3 बिलियन का ऑर्डर कैसे दे दिया। ये सुनने के बाद मिस्टर लू कहते हैं कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझसे ये सवाल करो। मुझे पता है कि तुम मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे थे और मैंने तुम्हें आसानी से अपनी कंपनी में आने दिया। आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि तुम्हारे डैड से और उनकी मौत से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हारे डैड मेरे पास आए थे फ़ंड लेने के लिए। उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपनी एक मेडिकल की कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने उनके साथ इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। लेकिन न जाने मार्केट में ये रूमर्स कैसे उड़ गए कि मैंने उन्हें 3 मिलियन का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद तुम्हारे डैड को आसानी से बिलियंस में फ़ंड मिल गए और वो अपनी कंपनी को नहीं चला पाए और बर्बाद हो गए। हमारी कंपनी में सारे कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ जो तुम्हारे फादर ने फेक बनवाया था। यहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट फाइल दे देते हैं, जिसे मान देखकर हैरान होता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे फादर पहले अच्छे थे, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे थे, वो सेल्फ मेड पर्सन थे, उन्हें एडवेंचर्स करना पसंद था, लेकिन उन्होंने ये स्टेप बहुत गलत उठाया और जिनसे उन्होंने डेबिट लिया वो लोग काफ़ी खतरनाक थे और वो उनकी पहचान सबके सामने खोल देंगे। इसी डर से तुम्हारे फादर ने अपनी जान लेने का स्टेप उठाया। उस समय मैं भी उन पे केस करने की सोच रहा था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपनी जान ले ली। मान काफ़ी हैरानी से सब कुछ सुन रहा होता है। आगे मिस्टर लू कहते हैं लेकिन तुम अपने फादर जैसे नहीं हो, मैंने तुम्हें देख लिया है। मान तुम में स्किल है, टैलेंट है और मुझे तुम पर भरोसा भी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहो। और मुझे तो मेरी बेटी ने भी कहा है कि मैं तुम्हें हेडक्वार्टर में चांस दूँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और ऑफिशियली हमारी ब्रांच के हेडक्वार्टर के जनरल मैनेजर बन जाओ। लेकिन मिस्टर मान ये एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और उन्हें सच बताने के लिए थैंक्स कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने फादर का पूरा डेबिट उतार कर उनके नाम को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद वो काफ़ी खोए हुए बैठे रहते हैं और सबके बारे में सोच रहे होते हैं। मान को दुख होता है कि उस समय उसके फादर ने एक इतना बड़ा गलत फैसला लिया था। यहाँ पर लिली और उसका फ्रेंड दूर से देख रहा होता है, तो लिली उसके पास आकर कहती है मुझे नहीं पता कि तुम किस वजह से इतने अपसेट हो, लेकिन हमारी कंपनी और हमारे प्रोजेक्ट को तुम्हारी ज़रूरत है। मान कहता है शायद किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। लिली उसे उठकर काम करने के लिए कहती है, तो मान एकदम से उसे कह देता है कि हमें इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं मिस लू को, जो कि बार में बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ आकर उसे वेट्रेस कहते हैं कि मैम आप बहुत पी चुकी हैं, क्या मैं आपके फैमिली से किसी को बुला दूँ जो आपको ले जाए। तो वो उससे कहती है कि मेरा कोई नहीं है और मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, अब तुम मुझे चैन से पीने तो दो। वो वहाँ पे काफ़ी ड्रिंक करती है और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। देखते हैं कि माँ ने उसे घर लेकर आया है और उसका ध्यान रख रहा है और कहता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर करने के लिए कितना तंग कर रहा हूँ, तुम अपने आप को बहुत हर्ट कर रही हो, हमारे रिश्ते ने तुम्हें तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया है। वहीं पर लिली भी खड़ी रहती है जो कि मान को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मान उसकी एक नहीं सुनता है। अब वो उसी के पास रहकर उसका ध्यान रखता है। मॉर्निंग के टाइम में जब मिस लू उठकर आती है तो देखती है कि लिली वहाँ पर है, तो वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है।
मान की मॉम कहती है कि यही तो हमारे बेटे की फियांसे है, इसलिए ये आज घर आई है। यहाँ पर लू के डैड उसे कहते हैं कि ये लोग कल जाने वाले हैं अमेरिका और वहाँ जाकर अपनी मैरिज करेंगे। उन दोनों को साथ में देखकर मिस लू को बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने फादर से पानी का ग्लास छीन लेती है और उसे फिनिश करके फेंक देती है और तुरंत रूम से बाहर निकल जाती है। उसके फादर कहते हैं ये अभी भी बच्ची है, लेकिन लू की तबीयत ख़राब होने लगी थी, इसलिए वो कॉल करके चैंग को बुलाती है। फिर उसे चैंग के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ चैंग उसे कहता है कि कब तक तुम खुद अपने आप को ऐसे परेशान करती रहोगी। पहले तुम ऐसी नहीं थी, तुमने दूसरों के लिए कभी अपने आप को तकलीफ़ नहीं दी थी, लेकिन अब तुम उस मान के लिए खुद को तकलीफ़ दे रही हो। ऐसा मत करो। डॉक्टर्स का कहना है कि अब तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। लू उसे फिर ये कह देती है कि अब मुझे मरने से डर नहीं लगता है, बल्कि जीने से डर लगता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, मैं जल्दी अपना सारा ट्रीटमेंट करा लूँगी। चैंग उसकी बातों को समझ जाता है, इसीलिए रूम से बाहर आकर मिस्टर मान को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मान कहता है मैं तो लिली के साथ जा रहा हूँ, लेकिन चैंग उसे जाने से रोक लेता है और वो उसे मिस लू की बीमारी के बारे में बता देता है कि वो बहुत बीमार है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। मिस लू खुद से बातें कर रही होती है, ये कहते हुए कि शायद जल्दी मॉम और सिस्टर मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप लोग मेरा इंतज़ार करना। मान को देखते हैं जो कि मिस्टर लू को कहता है कि अब मैं अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा नहीं दबा सकता हूँ, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं लू को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जो करने जा रहे हो उससे हम पर कितना बुरा असर पड़ेगा ये सोचा है कभी? मान कहता है मुझे पता है, इस बात से आप पर और आपकी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा असर होने वाला है, लेकिन अब मैं अपने प्यार को और नहीं छुपा सकता हूँ, मुझे अपनी लाइफ बितानी है लू के साथ। लेकिन वो उसे कहते हैं कि ये सब बकवास बातें मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों के इस स्कैंडल की वजह से मेरी कंपनी तबाह हो जाए। काफ़ी मेहनत से मैंने उसे खड़ा किया है, और क्या तुम्हें अपने करियर की नहीं सूझ रही है? तुम अगर ऐसा करोगे तो मान तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा। इतने सेल्फिश मत बनो। मान कहता है आपको लगता है मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए फीलिंग्स करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मैं आपको बता दूँ कि मिस लू मेरे साथ बहुत खुश रहेंगी, मैं हर समय उनका साथ दूंगा। लू भी साइड में खड़े होकर ये सब कुछ सुन रही होती है। जो ये तुम पोएटिक बातें मुझे सुना रहे हो, इनसे लाइफ नहीं चलती है। मान क्या तुम अपने फादर की डेथ और उनके डेबिट को भूल चुके हो? जब तुम्हारे पास पैसा और पावर होगी ही नहीं तो तुम मेरी बेटी को क्या अच्छी लाइफ दोगे? होश में आओ मान, ये सारी बकवास बातें मत करो। मान उन्हें कहता है कि पैसे और पावर के बगैर खुशियाँ नहीं होती है, आप ऐसा समझते हैं, लेकिन आपने देखा मेरे फादर ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उनका एंड कैसा हुआ। पहले मैं गिल्ट में था, लेकिन अब मैं उस गिल्ट से बाहर आ चुका हूँ। मैंने लू को खुद से दूर रखा ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, लेकिन वो मुझसे अलग होकर खुश नहीं रह सकती है। और आप मुझे बताइए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उसे ऐसे ही भुला सकते हैं? मिस्टर लू, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आप अपने कैरियर के टॉप पर थे और आपके चाहने वाले आपको एक एक करके छोड़कर जा रहे थे, तो क्या आप उनके लिए कुछ कर पाए? इस पैसे और पावर से आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पर मिस्टर लू गुस्से में उसे चाटा मार देते हैं। तभी मिस लू बीच में आ जाती है और उन्हें रोकने लगती है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम लोग ये सब कुछ करके मुझे ये प्रूव करना चाहते हो कि तुम दोनों का साथ रहना सही है, फ्यूचर में ये कभी भी सही नहीं होने वाला है। तभी उनकी बेटी कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको तो ये भी नहीं पता है कि 19 साल पहले क्या हुआ था। क्या आपको पता है कि मॉम ने ट्विंस को ही जन्म दिया था? उन्होंने एक का नाम लू रखा तो एक का नाम सन रखा, और मैं सन हूँ। आपको नहीं पता है कि उस समय मॉम किस तकलीफ़ से गुजर रही थी। यहाँ पर उसके फादर उसकी मॉम के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करने लगते हैं कि वो दोनों कितने खुश थे एक साथ। लेकिन मैडम यंग जब उनकी लाइफ में आई, उसके बाद से वो अपनी वाइफ से दूर हो गए। यहाँ तक कि उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी उन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा। सन उन्हें कहती है कि मैं आपकी दूसरी बेटी हूँ, जिसके बारे में आपको कभी कुछ पता ही नहीं था। मुझसे सिस्टर लू मिलने आई थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे डैड भी हैं। मुझे मॉम ने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें आपसे बदला लेना था, और उसके बाद वो इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मुझे ही भुला बैठी। मुझे तो हर कोई भुला चुका था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे याद रखा। उन्होंने मुझे समझाया कि प्यार होता है, और उसने मुझे प्यार भी दिया। यहाँ पर उसके फादर उसे गौर से देखते रहते हैं और उसकी हर एक बात को सुनते हैं और कहते हैं कि फिर तुम्हारी बहन कहाँ है?
वो बता देती है कि वो तो स्पेन में ही मर चुकी थी। जिस बीमारी से मॉम गई वही बीमारी उन्हें भी ले गई। उसके फादर टूट से जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। उसे गले लगाते हैं, काफ़ी रोते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं। उसके डैड पूछते हैं तुम्हारी मॉम ने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो लू कहती है उन्हें आपसे रिवेंज लेना था क्योंकि आपने उन्हें प्यार करना बंद कर दिया था और उन्हें धोखा दिया था, इसीलिए मुझे आपसे छुपाकर उन्होंने इस तरीके से आपको धोखा दिया। उसके फादर यहाँ पे फूट फूट के रोने लगते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। मान गले लगाता है लू को और कहता है मुझे माफ़ करना। लू कहती है कि तुमने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं, और उससे वो टाइटली हग कर लेती है। फादर उन्हें देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रूम में जाते हैं तो उनकी वाइफ वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है। अपने फ़ोटो वगैरह को भी उन्होंने फाड़ दिया होता है। रूम तहस नहस होता है। वो पूछते हैं ये तुम क्या कर रही हो यंग। तो वो कहती है अब हम अलग होने वाले हैं ना, तुमने भी मुझे धोखा दिया। वो कहता है ऑलरेडी मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरी एक बेटी जा चुकी है और अब मैंने अपनी दूसरी बेटी को पाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। लेकिन वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। तो वो उसे क्रेजी कहता है। तो कहती है यंग हाँ मैं क्रेजी हो चुकी हूँ, मैं पागल थी जो 20 साल से तुम्हारे प्यार पर यकीन कर रही थी, लेकिन तुम्हारा प्यार तो धोखा था। अब मुझे पता है कि तुम किसके साथ हो। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ और मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ हो। अब तुम मुझे रिप्लेस करने की सोच रहे हो ना। तुम्हारा प्यार कभी किसी के लिए एक साथ रह ही नहीं सकता है। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो हमें अलग करके चली गई। ये सब कुछ वो लू के लिए कह रही थी, इसलिए उसके रूम में जाकर उसकी पेंटिंग वगैरह को फाड़ने लगती है, फेंकने लगती है। तो उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं ये सब मत करो, वो मेरी बेटी थी, और उसे ही ब्लेम करते हैं लू के जाने के लिए। तो फिर मैडम यंग बैठ कर रोने लगती है और कहती है तुम कहना चाहते हो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुमने अपनी बेटी और अपने परिवार को मेरी वजह से खोया है और तुम्हारी वाइफ भी मेरी वजह से मरी है। मैडम यंग भी थोड़ा परेशान हो जाती है और बीती हुई बातों में खो जाती है कि कैसे डिवोर्स लेने के बाद वो आई थी लू की मॉम के पास। उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उनसे मदद मांगती है। इसीलिए वो अपने हस्बैंड से कहकर उससे जॉब पर रखवा लेती है। लेकिन उस समय से ही उनके हस्बैंड की नज़रें मैडम यंग पर टिक गई थी और फिर उनका ये रिश्ता पीठ पीछे चालू हो गया। बेस्ट फ्रेंड को उन्होंने खुद धोखा दिया उसके हस्बैंड के साथ मिलकर। इस चीज़ का मैडम यंग को भी अफसोस हो रहा होता है। रात के समय में मिस लू और मान साथ रहते हैं। मान उसे कहता है कि तुमने ही मुझे हिम्मत दी ताकि मैं हर चीज़ को फेस कर सकूं। लू कहती है और तुम्हारी मॉम का क्या। मान कहता है वो खुद को संभाल लेंगी, और वैसे भी अब उन दोनों ने खुद फैसला लिया है डिवोर्स लेकर अलग होने का। मैं खुश हूँ कि अब मुझे तुम्हारा ब्रदर बन के नहीं रहना पड़ेगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद वो दोनों साथ में रहते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो वहाँ पर मान उसे कहता है कि अब तुम्हें जल्दी से अपनी सर्जरी करानी होगी, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। लू कहते कि मुझे ये सब कुछ करवाते हुए डर लग रहा है। मान कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लू उनसे लिली के बारे में पूछती है तो मान उसे बता देता है कि वो अमेरिका कल वापस जा चुकी है। थैंक्स तो मैंने उससे भी कहा था क्योंकि लास्ट टाइम उसने मुझसे पूछा था क्या सच में मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, और फिर मैंने उसे इनकार किया तो उसने मेरे इस डिसीज़न का सम्मान किया। उसके बाद देखते हैं मॉर्निंग के टाइम पे कुछ सर्वेंट काफ़ी सारा सामान बाहर ले जा रहे थे। मिस्टर यंग वहीं बैठी थी। वहाँ पे मिस लू आती है तो यंग उससे माफ़ी मांगती है और कहती है तुम्हें कुछ सच बताना है। लिली को मैं ही लाई थी तुम दोनों के बीच में ताकि तुम दोनों अलग हो सको। प्रेगनेंसी का नाटक भी मैंने इसीलिए किया था, लेकिन सब कुछ फेल हो गया, और देखो अब मैं ही तुम्हारे फादर से अलग हो गई और तुम दोनों साथ हो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे मॉम के साथ गलत किया था, लेकिन देखो 20 साल का रिश्ता मैंने तुम्हारे डैड के साथ निभाया और गलत तो मेरे साथ भी हुआ। हम दोनों दोस्तों की यही गलती रही कि हमने प्यार करने के लिए गलत इंसान को चुना। मैं तुमसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। बोट के वहाँ से जाने लगती है तो मिस लू उन्हें रोक लेती है और कहती है मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। एक फ़ोटो फ्रेम उन्हें ला कर देती है और कहती है आप थी तो मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड ना, तो आप इसे अपने पास रखिए। वो उस फ़ोटो फ्रेम को लेकर बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड के फ़ोटो को देखकर बहुत रोती है और फिर दोबारा उससे माफ़ी मांगती है उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद हासिल तो मैडम यंग को भी कुछ नहीं हुआ। वो भी अब अकेले और तन्हा रह गई है एक गिल्ट के साथ।
चैंग मिस लू से मिलने आता है और कहता है कि मैंने अपने डैड से बात की है, उन्होंने एक हॉस्पिटल अच्छा ढूंढा है सिंगापुर में तुम्हारे इलाज के लिए। तुम वहाँ पर अपना इलाज भी करवा सकती हो और अपनी आगे की स्टडीज़ को भी कर सकती हो। तो क्या तुम मेरे साथ सिंगापुर जाना चाहोगी? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था और इस सिटी में हमेशा मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। उन्होंने पीछे एक रिंग को छिपा कर रखा था। यहाँ पर मिस लू कह देती है, मुझे तुम पसंद हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, लेकिन जब तुम दोबारा सिटी में वापस आओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ काइट्स जरूर उड़ाऊंगी। चैंग यहाँ पर उसे गुड बाय कहता है गले लगाकर और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद मिस लू अपना ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने डैड और मान को बाय बोलती है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती है। बाहर उसके डैड और मान परेशान रहते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और कहता है उनका ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, दुआ कीजिए। ये सुनने के बाद उसके डैड बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने गलत किया था, इसीलिए हर कोई मुझे जो प्यार करता है वो छोड़ के जा रहा है। उसके फादर की भी तबीयत ख़राब होने लगती है, वो खुद को कोस रहा होता है। मान कहता है चिंता मत कीजिए, लू ठीक हो जाएगी और वो हमारे पास वापस आएगी। इस लू को देखते हैं जो कि बैठकर पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसके पास मान आ जाता है। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन एकदम से लू वहाँ से गायब हो जाती है और मान की आंखें कमरे में खुलती है। ये सब कुछ उसका सपना था। मान के आसपास लू की बनाई हुई पेंटिंग्स रखी रहती है। वो अपने कैमरे में लू की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा रोता है। उसके बाद उन दोनों को देखते हैं ग्रेव पर। लू की डेथ हो चुकी है और वहाँ पर उसके फादर और मान है। उसके फादर ग्रेव को देखकर सोचते हैं कि उनके पास पैसा था, लेकिन फिर भी आज उनके पास उनका परिवार नहीं है। जिन्हें वो प्यार करते थे उन्हें वो नहीं बचा पाए। वो मान को वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मान तो सिर्फ लू को ही याद करता रहता है। वो उसकी आर्ट गैलरी में आता है। उसकी पेंटिंग उगड़ी हुई रहती है तो उसे वो कपड़े से कवर कर देता है। मान जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि लू वहाँ बैठकर उसकी पेंटिंग ड्रॉ कर रही है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। तो मान भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर बहुत रोता है और इसी मोमेंट पे ये ड्रामा फिनिश हो जाता है।